आएगा और आप लोग मुझे थोड़ा कंफर्म कर देना। यस, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड ना? Yes, sir. ओके सर, अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो सर क्या करेंगे फिर? सर हम लोग आज लॉ क्लास है तो लॉ पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये क्या लॉ है सर? ये बिजनेस लॉ। तो ज़्यादा मैं समय नहीं नष्ट करूंगा सर। थोड़ा सा सेटिंग्स थोड़ा चेंज करने दो कंप्यूटर में, करना भूल गया। तो गुड इवनिंग साहिल। ओके सर, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो रहा था सर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट याद है आप लोगों को? लास्ट वीक मैंने मंडे वाला क्लास में कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया था। एक दो क्लास चल रहे हैं सर अभी फाउंडेशन लेवल में। एक आपका कंपनी लॉ रिलेटेड एक क्लास चलता है, जिन लोगों का कंपनी लॉ है ऑब्वियसली, दैट इज फ्राइडे में एक कंपनी लॉ का क्लास चल रहा है, और ये इधर आपका मतलब बेसिक्स में, और मंडे आपका बिजनेस लॉ के ऊपर चल रहा है। तो बिजनेस लॉ में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किए हैं। कॉन्ट्रैक्ट में एकदम बेस लेवल डिस्कशन हो रहा है सर, एकदम बेस लेवल डिस्कशन। मैंने बेस लेवल मैंने एकदम इंट्रोडक्शन लास्ट दिन हुआ था कि सर कॉन्ट्रैक्ट क्या है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ज़रूरत कितना है। ठीक है, क्योंकि बिजनेस में आप लोगों को याद होगा, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्यों? क्योंकि सब आप लोगों को पता है। और अगर पता नहीं है तो पता करने के लिए क्या करना पड़ता है सर? सर रिवाइज करना पड़ता है ना? जो हो चुका है उसे एक बार देखना पड़ता है और प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है। सो ये सब कोई थ्योरी नहीं है। जो थ्योरी समझ रहे हो गलत करोगे सर। ठीक है, लॉ मैंने कोई थ्योरी नहीं है, ये चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ। मैं आशा करूंगा कि आप इसको कंसंट्रेशन के साथ सुनेंगे, समझेंगे कि लॉ कोई थ्योरेटिकल पेपर नहीं है। जितना अकाउंटेंसी में मजा आता है, जितना मैथ्स करने के टाइम पे सोचते हो, उतना ही फोकस लॉ में भी किया करो। ठीक है, क्योंकि दुनिया में कोई भी बड़ा बिजनेस उठा लो सर, कोई भी बिग बिजनेस हो, स्मॉल बिजनेस हो, मीडियम टाइप बिजनेस हो, बिना बिजनेस लॉ का वो चल नहीं पाएगा। और सिर्फ बिजनेस ही क्यों, दुनिया तक कोई भी चीज बिना लॉ का नहीं चल पाता। और लॉ एक इतना जरूरी मैटर होता है सर, किसी भी टाइम पीरियड देख लो आप। मतलब इंडिया का जो, मैं भारत का बात कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं भारत का ही बात करूंगा। तो हमारे देश बहुत पुराना है सर। ये चीज गलतफहमी में लोग रह जाते हैं कि भारत ब्रिटिश के बाद का भारत ही भारत है। ब्रिटिश से पहले ऐसे कि जैसे कि भारत बोल के कोई देश था ही नहीं। मतलब ऐसा दुनिया को किसी किसी ने बताया सर। हम लोग के भी परसेप्शन ऐसा ही रेडी हो गया जैसे भारत इससे पहले था नहीं सर। बहुत पुराना है हमारा सिविलाइजेशन, बहुत पुराना। मतलब दुनिया का जितना ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है उसमें से एक है। इवन आप इतना कह सकते हो एकदम बिल्कुल कि हम लोग सबसे पहले हैं। सर ऐसा कहना अच्छा होगा क्या? सर अपने बारे में जितना अच्छा कहना होता है उतना अच्छा कहो। ठीक है, अपने बारे में कभी भी कोई बुरा बात करना ही नहीं चाहिए, बाकी दुनिया को प्रूव करने दो। ठीक है, दुनिया को प्रूव करने दो, वो अपना प्रूफ का काम चला सकता है। सर पॉइंट पे आ जाओ। सर पॉइंट ये है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या बिजनेस लॉ, बिजनेस लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एरिया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें मैंने लास्ट वीक डिस्कशंस करना चालू किया था। सर बिजनेस का बेसिक एरिया कवर करता है ये। माने एक ऑफर एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है, एनफोर्सेबल बाय लॉ का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, हम लोग लास्ट क्लास में बहुत सिंपल इक्वेशन डिस्कशंस किए थे कि ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है, और एक्सेप्टेंस जैसे ही बन जाता है फिर उसमें एग्रीमेंट आ जाता है। और एग्रीमेंट जब भी एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है, जब भी एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है, हम उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। आपको याद होगा, आई थिंक सबको याद होगा।
कि मोने आसे भी नहीं सवाई के। अरे सबको याद है या नहीं? अरे याद है सर, थोड़ा आवाज भी दे दिया करो कभी कभी, मुझे भी लगे कि हाँ मेरा ऑफर एक्सेप्ट यस हुआ है। ओके सर, यस चलो ये सर। एक यस आया है, चलो 2 यस आ गए, चलो मैं खुश हो गया सर। अच्छा, तो सर लास्ट क्लास में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताया था, मैं आपको ये सब बेसिक बात किया था। फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट का इक्वेशन डेवलप के ऊपर बात किया था। फिर मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स भी पढ़ाया था, बेसिक एग्जांपल एकदम, कि सर कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, है ना, अगर नॉर्मल बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट और सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंसेस हैं। हाँ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सोशल एग्रीमेंट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट माने जैसे सोशल एग्रीमेंट, ठीक है। डोमेस्टिक एग्रीमेंट होता है ना, घर में पापा ने बोला है हर महीने 5,000 देगा, पर पापा ने दिया नहीं, तो क्या पापा के अगेंस्ट में कोर्ट में केस करोगे सर? हाँ, पापा बोला अपने बच्चे को कि बेटा तुमको हर महीने 5, अरे 500 में आजकल तो कुछ नहीं है सर, 5,000 तो कम से कम चाहिए, आजकल मिडिल क्लास भी ना बड़ा हो गया मिडिल क्लास बच्चे लोगों को भी हर महीना 5,000 का क्या चाहिए उनको 5,000 का पॉकेट मनी चाहिए सर मिडिल क्लास है, 5,000 का पॉकेट मनी, सर पता नहीं, मुझे तो आजकल ऐसे ही सब सुनने को मिलता है कि मिडिल क्लास को भी 5,000 का पॉकेट मनी, चलो अच्छा है। अच्छा है, जितना देश पॉकेट मनी में जितना हम लोग ज्यादा करेंगे, ये समझा जाएगा कि मिडिल क्लास धीरे धीरे हायर मिडिल क्लास हो रहा है, और हायर मिडिल क्लास धीरे धीरे रिच बन रहा है सर। हाँ, अल्ट्रा हाई रिच में जा रहा है सर, ठीक है। सो ठीक है सर, जितना देश रिच होगा उतना देश के लिए अच्छा है। लेकिन बात ऐसा है कि पापा ने बोला था बच्चे को कि भाई 5,000 देना है, पर बाद में 5,000 देने से इनकार कर दिया, तो क्या बच्चा जाएगा कोर्ट में या पुलिस थाने में एफआईआर करने जाएगा? हाँ सर, कि मेरा पापा मेरे को वादा करके भूल गया, गाना याद है ना, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। हाँ, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू एग्रीमेंट तब होता है सर, इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज्यादा ज्यादा बुक्स में घुस मत जाओ, ठीक है, बुक्स तो पढ़ना ही है, बट जितना सिंपल चीजों को समझने का कोशिश करो उतना अच्छा है। मतलब कुछ कुछ स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ, वो इतना ज्यादा सोच लेता है ना कि सोच सोच के पागल हो जाते हैं। ज्यादा सोचो, करो ज्यादा, ठीक है। तो मैं सोचने के लिए इतना क्यों बोल रहा हूँ, मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि ज्यादा सोचने का मतलब कि जितना जरूरी उतना समझो, जरूरत से ज्यादा भी ना समझे, जरूरत से कम भी ना समझे, ठीक है। सो एग्रीमेंट का मतलब ये था, कोई अगर आपको ऑफर कर रहा है और अगर अगर वो ऑफर एक्सेप्ट हो रहा है, जैसे सोशल मैटर में तो बहुत सारे ऐसे ऑफर एक्सेप्टेंस चलता है। मैं आप लोग को समझाया था ना, प्रपोजल, जैसे आप लोग स्कूल कॉलेज में चलता है ना सर, प्रपोज किया मेरे को, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, टेंशन हो रहा है, हाँ मुझे प्रपोज कर दिया। और लड़का सोचता है, सर हमेशा लड़का ही प्रपोज करता है क्या? सर आजकल लड़की लोग भी एडवांस हो गए, वो लोग भी प्रपोज करते हैं। तो मैं वो छोड़ो सर, मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये प्रपोज और ये बिजनेस का प्रपोज सेम है क्या? सर सेम है, बस ये बिजनेस रिलेटेड है, वो पर्सनल लाइफ रिलेटेड है, बट बात वही है, बात में चेंजेस नहीं है। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, याद है एग्रीमेंट में बताया था, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, दोनों में एक्सेप्टेंस, एक ऑफर करता है, एक एक्सेप्ट करते हैं। सर ये सब तो सोशल बात कर रहे हो आप, बिजनेस वाला बात कहाँ है? अरे याद करो सर, यहाँ पर हम लोगों ने एक और एक एग्जांपल पढ़ा था, ए एग्रीज टू विद बी टू सेल कार फॉर ₹2 लाख टू बी। ए एग्री कर रहा है बी को कि अपना गाड़ी 2 लाख में बेचेगा, और बी बी उसको वादा कर रहा है कि हाँ भाई मैं तुमको 2 लाख दूंगा। A agrees with B to sell car for ₹2 lakhs to B, and here A is under an obligation to give car to B. जैसे ही उनके बीच में एग्रीमेंट हो जाता है ना, और एग्रीमेंट जब भी एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है, मतलब एक एग्रीमेंट पेपर बना के, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर बना के एग्रीमेंट को ठोस बनाने के लिए, ठोस एग्रीमेंट बनाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर में उसको क्या किया जाता है, आप लोगों को मैंने लास्ट दिन दिखाया था, स्टैम्प पेपर होते हैं 10 टका 20 टका, हाँ देखा है, कोर्ट पेपर भी बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पेपर या कोर्ट पेपर, ठीक है। सर हमेशा कोर्ट पेपर ही होगा क्या? अरे नहीं सर, नॉर्मल बिल में भी चलता है, सेल ऑफ गुड्स में बिल बना के देने से भी चलता है, वो भी कोर्ट में मतलब एक प्रूफ की तरह काम करता है। जैसे हम लोग कभी किसी दुकान में जाते हैं, कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं, तो दुकानदार हमें थोड़ी ना कोर्ट पेपर में कॉन्ट्रैक्ट करके देते हैं, हाँ सर, नॉर्मल दुकानदार हमें थोड़ी ना देते, लेकिन देते हैं ना सर, बिल देता है, चाहे वो क्या बोले सर उसको, मतलब एक बिल ऑफ सप्लाई हो। हाँ, बिल ऑफ सप्लाई माने दुकानदार का एक पैड होता है, उस पैड में
उसको काट के उसको लिख देता है कि भाई इतना मैंने ये प्रोडक्ट सेल किया, ठीक है, ये प्रोडक्ट ए 100 टका, प्रोडक्ट बी 1000 टका, ऐसा करके आपको एक बिल बना के दे देता है। तो बिल भी प्रूव हो सकता है अगर जरूरत पड़े तो। सर अगर जीएसटी बिल हो तो और बढ़िया है, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू से जो लीगली एनफोर्सेबल है, जो लॉ के पास एक्सेप्टेड है, जो देश के अंदर लॉ में एक्सेप्टेड है, ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल बात था सर, ए एग्रीज विद बी to sell car of rupees 2 lakhs to B, then A is under an obligation to give car to B. कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो ए को बी को कार देना पड़ेगा, and B has the right to receive the car on payment of rupees 2 lakhs, and also B is under an obligation to pay 2 lakhs to A, and A has right to receive 2 lakhs. तो कितना सिंपल बात है। लास्ट क्लास में मैंने आपको शायद अमेज़न का बात कहा था, मुझे याद है जिन लोगों ने अच्छे से क्लास किया था, मैंने अमेज़न बिजनेस के ऊपर चर्चा किया था कि कैसे अमेज़न के थ्रू से कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। फ्लिपकार्ट या इस तरह का बहुत सारे जोमेटो वगैरह के कॉन्ट्रैक्ट में बात किया था। तो वेराइटीज ऑफ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट आज के डेट में देखने को मिलता है। ये तो बस एक बेसिक एग्जांपल है ना। जैसे हम लोग आजकल बहुत कुछ होता है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बुक करते हैं ना सर। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सर आप लोग मुझे दे सकते हो, अच्छा टेस्ला का कार इंडिया में आ चुका है क्या? हाँ सर, टेस्ला कार आप लोग ज्यादा जानते हो मेरे से, किसी को कोई आइडिया है? हाँ सर कोई तो बताओ। नहीं आया है सर। सर अगर आएगा तो क्या लगता है टेस्ला का कार इंडिया में सेल होगा? हो जाएगा। हाँ सर, बट कोई कोई कहता है कि टेस्ला का कार चलाने के लिए इंडिया में रास्ता नहीं है, ऐसे ऐसे मैं सुनता हूँ, मुझे इतना नॉलेज नहीं है कार के बारे में। बट मानो कि टेस्ला अपना कार इंडिया में लॉन्च कर रहा है या फिर लॉन्च कर चुका है मानो, ठीक है। तो जो कोई भी इसको बुक किया है तो ऑब्वियस बात है कि टेस्ला उसको कार देगा, है ना। जैसे ही वो कार लॉन्च करेगा तो टेस्ला को वो कार अभी से अगर वो बुक कर लेता है, आप देख सकते हो ये वीडियो दिखाई दे रहा है आप लोग, हाँ, एक्सपीरियंस टेस्ला, हाँ, शेड्यूल डेमो, जिसको लेना है जा सकते हो। और अगर इंडिया में मिल रहा है, ठीक है, अगर इंडिया देखो सोलर रूफ बना के गाड़ी देगा, मॉडल एक्स मॉडल वाई, ज्यादातर सब पेट्रोल छोड़ के कार बना रहा है टेस्ला, मतलब एकदम बहुत ही अल्ट्रा फैशन, मतलब क्या बोले सर, अल्ट्रा मॉडर्न सर, ठीक है। तो बेसिकली मैं बस इतना कहना चाहता हूँ आपको, जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको बुक कर लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो अभी टेस्ला में अगर हम लोग जाके कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो टेस्ला बेसिकली हमारे पास ऑब्लिगेटेड हो जाएगा, और हम भी टेस्ला को जो अमाउंट है जो पे करना पड़ेगा प्रोडक्ट के लिए, वो पे करने के लिए हम लोग भी बाध्य हो जाएंगे। सर वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, इसमें क्या ज्यादा बोलूँ सर, ज्यादा बोलने का जगह ही नहीं है, ठीक है। तो एकदम बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में ये एक अच्छा एग्जाम्पल था। सर ये सब तो लास्ट दिन बोले थे तो फिर से क्यों रिपीट कर रहे हो? चलो सर ठीक है, रिपीट टेलीकास्ट करना मैं बंद करता हूँ, मैं टेस्ला को भी बंद कर देता हूँ। आप लोगों को बात समझ में आ रहा है ना सर? चलो मैं टेस्ला बंद कर दिया था, चलो। अच्छा उसके बाद मैंने एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस भी समझाया था, है ना। उसके बाद मैंने आपको एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी समझाया। इसमें सेक्शन 10 का एरिया था, टोटल टोटल 11 पॉइंट होता है सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए टोटल 11 पॉइंट्स फॉलो करना पड़ता है। मतलब जो फॉलो कर लिया वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कर दिया, फॉलो नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो सकता है। जैसे कि सर एक है एज पर सेक्शन 10 का एरिया और एक था नॉट गिवन बाई सेक्शन 10 का एरिया। सर इसको थोड़ा डिटेल्स में बताओगे? हाँ सर चलो मैं इसको थोड़ा डिटेल्स में समझाता हूँ। लास्ट दिन मैंने डिटेल्स में नहीं समझाया था, तो आज मैं थोड़ा डिटेल्स में समझाऊंगा कि सर सेक्शन 10 के तहत एग्रीमेंट क्या होता है, फ्री कॉन्सेंट क्या होता है, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज क्या होता है, लॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है, लीगल ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड क्या होता है। ये सब एज पर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एंड देयर इज अनदर पार्ट जो सेक्शन 10 के तहत नहीं है, मतलब सेक्शन 10 में ऐसा कोई बात नहीं लिखा गया है, बट फिर भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है फिर भी हम उसको बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं। जैसे कि दो पार्टीज होना चाहिए, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उसमें लीगल रिलेशनशिप क्रिएशन का एक इंटेंशन होना चाहिए, लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिलमेंट होना चाहिए, जिस चीज का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसका मतलब दोनों पार्टी को क्लियर होना चाहिए। मतलब हम अगर बोल रहे हैं कि हमको गाड़ी खरीदना है
तो अगला यही समझे कि हम गाड़ी खरीदने गए, घर नहीं। या फिर हम बोले हैं, मानो कि मैं गाड़ी खरीदने गया टेस्ला के शोरूम में, और मैं टेस्ला शोरूम में जाके बोल रहा हूँ कि मुझे ब्लू कार चाहिए, तो टेस्ला को भी यही समझना चाहिए कि बंदा ब्लू कार डिमांड कर रहा है, ना कि रेड कार। ठीक है। सो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, माने जिस चीज पे कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है, जिस वस्तु पे डील होने जा रहा है, डील क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए दोनों पार्टी के पास। सर अगर क्लियर नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है, मतलब वॉइड हो जाएगा, वॉइडेबल भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन कि कब कब वॉइड होता है, कब वॉइडेबल होता है। यही तो आज का मेन चर्चा का विषय है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन मैं लास्ट दिन जो चीज आपको समझाया था, ये सब समझा दिया था कि सर एग्रीमेंट क्या है, फ्री कॉन्सेंट क्या है, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज क्या है, मतलब सेक्शन 10 में क्या क्या बोला है और सेक्शन 10 में नहीं बोला है, ऐसा क्या क्या एरिया है, फिर भी हम उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंपॉर्टेंट मानेंगे। शर्त है, शर्त। शर्त समझते हो, कंडीशंस। ठीक है, जैसे बंगाली में हम लोग बोलते हैं ना शर्तो, ठीक है, बंगाली में क्या बोलते हैं हम लोग, शर्तो। शर्तो माने, माने शर्तो या शर्त सब संस्कृत से आया है सर। चाहे बंगाली बोल लो, चाहे हिंदी, चाहे उड़िया, जो भी भाषा बोलना है बोल लो, सब सेम है, सबका एक ही पेरेंट है, संस्कृत। ठीक है। अगर भारत का भाषा संस्कृत होता, ठीक है, क्या अच्छा होता है सर, इजी टू कम्युनिकेशन हो जाता, सब सबका भाषा समझ लेता। ठीक है, जैसे नॉर्थ इंडियन वाले चिल्लाते हैं हिंदी को नेशनल करो, साउथ इंडियन बोलते हैं हम हिंदी नहीं मानते। ठीक है वो लोग बोलेगा तमिल बोलो, तमिल। ठीक है, साउथ इंडियन थोड़ा सा एंटी हिंदी, भाषा का एंटी हिंदी है सर। ठीक है, तो लोग प्रो तमिल, ठीक है एंटी हिंदी। तो आजकल एक कमेटी बैठा गया ऐसा नेशनल लेवल पे, जो चर्चा कर रहे हैं कि इंडिया का एक ऐसा लैंग्वेज हो जो दोनों हर लेवल में हर किसी को जोड़ सकता है। तो एक लैंग्वेज कॉमनली उठ के आया है सर, जो रिसर्चर ने भी देखा है, और ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब भारत का जितना भाषा, जितना इंडो आर्यन लैंग्वेज है, सब संस्कृत उसका जड़ है। देव भाषा, जो भी हो, चलो भाषा का क्लास नहीं है ये। अच्छा, टू पार्टीज, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दो पार्टी होना चाहिए, ये कहाँ लिखा है सर, ये सेक्शन 10 में नहीं लिखा है, बट ये तो कॉमन सेंस है ना। अब अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सेक्शन 10 में नहीं बोला है। सेक्शन 10 में तो ये सब बात बोला है, लेकिन सेक्शन 10 में ये दो पार्टी के बारे में नहीं बोला है, नॉट गिवन बाय सेक्शन 10, बट आर ऑल्सो कंसिडर्ड एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए। दो पार्टी जरूरी है, मतलब आप खुद ही खुद को बेच नहीं सकते। इसके ऊपर केस हुआ था सर, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रामलाल एस एंड कंपनी, इसमें एक पार्टनरशिप का केस हुआ था, मैं लास्ट दिन शायद बताया था हल्का सा। ये केस बना था गुजरात, स्टेट ऑफ गुजरात, स्टेट गुजरात स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस रामन लाल एस एंड कंपनी, सॉरी रामलाल नहीं, रामन लाल एस एंड कंपनी। तो कहने का मतलब है कि आप खुद खुद को बेच नहीं सकते, खुद के साथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे इस केस में जो बना था, इसमें ये जो रामन लाल एस एंड कंपनी है ना सर, ये एक पार्टनरशिप बिजनेस चला रहा था। ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है, पार्टनरशिप फार्म था एक। तो जब ये बिजनेस बंद हो रहा था, डिसोल्यूशन हो रहा था, आप लोग अकाउंट्स में 11-12 लेवल में भी जिन लोगों ने किया है उनको भी पता है, और जो लोग रिसेंट ट्रेंड में पार्टनरशिप का भी क्लास कंप्लीट किया है, दे ऑल्सो नो, या अगर नहीं किया है तो बैकअप से कर सकते हो सर, और जिनका नहीं हुआ बाद में करेगा। सो पार्टनरशिप फॉर्म बेसिकली पार्टनर मिलके होते हैं। तो रामन एस एंड कंपनी का जो पार्टनर्स थे, वो अपना बिजनेस को बेसिकली डिसोल्यूशन कर रहा था, बेसिकली बंद कर रहा था। तो ऑब्वियस बात है, जब बिजनेस बंद होगा तो उसका एसेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। द एसेट्स ऑफ द फर्म आर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। मानो बिजनेस के पास फर्नीचर्स है, ठीक है, बिजनेस के पास एसेट्स है, अलग अलग एसेट्स है, बिल्डिंग हो सकता है, पैसा वगैरह हो सकता है, या फिर एनीथिंग जो बिजनेस में करने के लिए जरूरी चीजें हैं, बिजनेस का जो भी एसेट्स है, एसेट्स ऑफ द फर्म है डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। अगर ये लोग चार पार्टनर थे, मानो ABCD चार पार्टनर था, ठीक है, तो अगर बिजनेस के पास 10 लाख का या 10 करोड़ का एसेट था, तो 10 करोड़ का एसेट चार पार्टनर अपने अंदर जो भी कंडीशंस में वो लोग बिजनेस में था उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये सब आप लोग पार्टनरशिप अकाउंट्स में करते हो, है ना, पार्टनरशिप अकाउंट्स में करते हो, मैम के पास करोगे आप लोग। तो इसमें जब भी ये चीज हो रहा था, जब डिस्ट्रीब्यूशन इनके बीच में चल रहा था, ABCD पार्टनर्स के बीच में टपका, आसमान से टपका और खजूर पे लटका कौन, हर बात में टांग अड़ाने कौन आते हैं सर, टैक्स ऑफिस। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि दो चार पैसा सरकार के घर में भी आ जाए, हमारे पास भी आ जाए, जो भी हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो सेल टैक्स ऑफिसर माने आज का कौन सर, हाँ, आज का अर्जुन कौन है सर, आज का GST ऑफिसर।
समझ रहे हो सर? हाँ, उस जमाने में सेल टैक्स कहा जाता था, आज जीएसटी है। जीएसटी का भी फुल फॉर्म को क्या बोला जाता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो इसका पुराना नाम है सेल टैक्स। इवन आप रास्ते में किसी को भी नॉर्मली, जो पुराने बिजनेसमैन है ना, वो अभी भी सेल टैक्स ही बोलते हैं। ठीक है, जैसे मेरे फैमिली में ट्रांसपोर्टिंग का बिजनेस है सर, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट का, एक बड़े बाजार में ट्रांसपोर्ट है कोलकाता में। तो बचपन से पापा को, चाचा को ही सुनता हूँ हमेशा, अरे गाड़ी सेल टैक्स वालों ने पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों का गुड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें जीएसटी या फिर वैट वगैरह नहीं दिया जाता था, मतलब बिना टैक्स का माल लेके ट्रांसपोर्टिंग चल रहा था। तो सर क्या होता है, तो फिर ट्रांसपोर्टर को नहीं करना चाहिए सर, नॉर्मली तो ऑलवेज टैक्स देके करना चाहिए, लेकिन सोसाइटी का एक प्रैक्टिस है, ट्रांसपोर्टर भी तो करे तो क्या करे। हाँ, वो बोलेगा कि भाई जब तक सारा सामान टैक्स वाला ना हो तो मैं बिजनेस नहीं करूंगा। अरे भाई तब तो वो बिना खा के मर जाएगा, उसका गाड़ी का ईएमआई कौन करेगा, कैसे भरेगा? तो ट्रांसपोर्टर भी बाध्य हो जाते हैं। अब मानो अगर एक गाड़ी में 100 लोगों का अगर सामान जा रहा है, ठीक है, 100% का सामान जा रहा है, तो ऐसा होता है कि मे बी 40 लोगों ने टैक्स का सामान लेके जा रहा है और बाकी 60% ऐसे हैं जो बिना टैक्स का सामान लेके जा रहे हैं। तो टैक्स वाले ऑफिसर वाले पकड़ता था, फिर पैसा वगैरह जो होता है नॉर्मली। ठीक है, समझ जाते हो सर, समझदारों के लिए इशारा काफी है। लेकिन मैं यहाँ पर उस बात में बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर सेल टैक्स ऑफिसर बेसिकली ये जो ट्रांजेक्शन रमन लाल एंड कंपनी के अंदर चल रहा था, तो सेल टैक्स ऑफिसर क्या चाह रहे हैं इस पे, टैक्स जनरेट चाहते हैं सर, कि आप सेल कर रहे हो। उनका मानना होता है, सेल टैक्स ऑफिसर कह रहा है कि फार्म का एसेट्स पार्टनर्स के बीच में सेल हो रहा है। सर फार्म का एसेट तो पार्टनर्स का ही एसेट्स है, क्योंकि पार्टनरशिप फार्म में अनलिमिटेड लायबिलिटी क्रिएशन होते हैं और सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब वो बेसिकली बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। पार्टनरशिप फार्म बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है सर। आज का एक न्यू बिजनेस आया है एलएलपी। एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, बट पार्टनरशिप फार्म जो 1932 वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। तो बेसिकली वो खुद ही उसका मालिक है। ठीक है, तो खुद जो प्रॉपर्टी का मालिक है वो खुद को कैसे सेल करेगा? आप अपना चीज खुद को सेल कर सकते हो? तो बाद में कोर्ट में बात गया सर। ठीक है, तो बेसिकली टैक्स ऑफिसर किसके बिहाफ में लड़ रहा था? ऑब्वियसली टैक्स ऑफिसर का क्या आइडेंटिटी है, वो गुजरात सरकार का टैक्स ऑफिसर है। कोई भी सरकारी एम्प्लॉय किसका होता है? सरकारी एम्प्लॉय माने वो स्टेट का होता है, सरकारी एम्प्लॉय माने वो स्टेट का होता है ना सर। तो स्टेट के बिहाफ में वो लड़ रहा था, तो स्टेट ऑफ गुजरात और रामलाल कंपनी। तो कौन जीता सर? ऑब्वियसली रमन लाल जीता। ठीक है, तो कोर्ट ने क्या बताया? इट वाज हेल्ड दैट इट वाज नॉट अ सेल। ये सेल नहीं है, तो सेल नहीं है तो टैक्स भी नहीं देना है। कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि भाई पार्टनर खुद को नहीं सेल कर सकता, वो खुद एसेट का मालिक है, वो खुद को कैसे सेल करेगा? तो पार्टनर्स बीइंग जॉइंट ओनर्स ऑफ दोस एसेट्स कैन नॉट बी बोथ बायर एंड सेलर। जो जिस चीज का हम मालिक है उस चीज को हम खुद कैसे सेल कर सकते हैं? तो बेसिकली स्टेट ऑफ गुजरात का सेल टैक्स ऑफिसर का ये जो डिमांड था, ये डिमांड एक्सेप्ट नहीं हुआ कोर्ट में। तो बेसिकली यही बात कहना चाहता है कि दो पार्टी होना जरूरी है। माने अगर ये रामन लाल एसेंट कंपनी किसी एक्स वाई जेड एंड कंपनी बोल के कोई अगर फार्म होता, या कोई एबीसी फार्म बोल के कोई होता, किसी दूसरे फार्म को या किसी दूसरे इंडिविजुअल को अगर फार्म का एसेट सेल करता, तो शायद उसको हम लोग, शायद नहीं, तब उसको हम लोग सेल बोलते। ठीक है, बट यहाँ पर तो वो खुद के फार्म का एसेट्स खुद के पार्टनर्स के बीच में ही, अपने ही बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसमें हम लोग कभी भी सेल टैक्स का सुगंध या दुर्गंध जो भी बोलो, सेल टैक्स तो नहीं आएगी। ठीक है, सेल नहीं है तो फिर टैक्स नहीं है, सिंपल बात है। सेल पे टैक्स होता है सर, तो सेल ही नहीं है एज पर द डेफिनेशंस, तो जो सेल नहीं है उसमें टैक्स कैसे? ठीक है, तो इसके ऊपर एक मूवी का याद आ गया। आप लोग मूवी देखते हो सर? अगर ना देखते हो तो देख लिया करो। मैं मूवी का नाम लिखता हूँ गूगल में, आप लोग भी ढूंढोगे तो यूट्यूब में मिल जाएगा। सारे जहां से अच्छा नहीं, सारे जहां से महंगा। सर ऐसा मूवी का नाम शायद आप लोग नहीं सुने होंगे, क्योंकि थोड़ा ऑफबीट मूवी है। ठीक है, थोड़ा ऑफबीट मूवी है। सर आईएमडी अच्छा इसको स्कोर दिया है, मतलब रेटिंग अच्छा दिया है इसको। सारे जहां से महंगा। मैं इसका इमेज ओपन करता हूँ। अच्छे अच्छे एक्टर है, सबसे फेमस एक्टर जो है सर संजय मिश्रा। ठीक है, जाकिर हुसैन बड़ा फेमस एक्टर है। बाकी आपको और भी फेमस एक्टर एक्ट्रेस इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर एक्ट्रेस एक्टर का बात नहीं कर रहा सर, ध्यान से सुनना बात को। ठीक है, ये है मूवी का इमेज। ठीक है, सारे जहां से महंगा। सर इसमें क्या हुआ है पता है आपको?
सर इस मूवी में कुछ गजब ही खेल खेला गया है। इस मूवी का कहानी आपका इस टू पार्टीज कॉन्सेप्ट के साथ बड़ा मैच करता है। सर क्या है ये बेसिकली, सर आप लोगों को दिख रहा है कुछ इमेज? प्लीज टेल मी, कुछ इमेज दिख रहा है? यस सर। ठीक है यस सर। सर। तो ये जो दो पार्टीज का जो चर्चा चल रहा था, वही चीज आपको मैं 2 सेकंड, ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये मूवीज वगैरह का बात करने में अच्छा लगता है, लेकिन सर ये जितना जरूरी है उतना करे तो अच्छा है, नहीं तो पूरा क्लास सिर्फ मूवी में ही चर्चा हो जाएगा। ठीक है, जरूरत का बात करते हैं, बाकी मूवीज देखोगे तो समझ जाओगे। तो सारे जहां से मेरे ख्याल से मेरी क्या बोले सर इसको, मतलब वेरी इंटेलिजेंट मूवी। ठीक है, बहुत ही इंटेलिजेंट मूवी है सर, मतलब बड़ा ही इसके अंदर जो सोच लिया गया है, ये जो समझ पाएगा वही इसको समझ सकता है। मतलब इसके लिए समझने का दिमाग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई शाहरुख खान या कोई ऋतिक रोशन नहीं है जो आपको अपना बाइसेप्स दिखा के आपको अट्रैक्ट कर रहा है। नॉट लाइक दैट, वैसा मूवी नहीं है ये। ठीक है, बाइसेप्स दिखा के बाहें फैला के ऐसा मूवी नहीं है सर, रियल आम आदमी का कहानी है। ये देख रहे हैं सर, ये एक ग्रोसरी स्टोर है, आपको दिखाई दे रहा है ग्रोसरी स्टोर है। तो बेसिकली मूवी का जो मेन सब्जेक्ट है वो है महंगाई। ठीक है, महंगाई माने इन्फ्लेशन। ठीक है, तो जो बढ़ती महंगाई है ना सर, जो हमारे देश का एक ऑलवेज समस्या है, नॉट जस्ट इन आवर कंट्री, हमारे देश में तो प्रॉब्लम होगा ही सर। 140 करोड़ की आबादी वाला देश है। थोड़ा सा महंगाई में, थोड़ा सा महंगाई अगर 1% भी इन्फ्लेशन हो जाए ना, मतलब जिस प्रोडक्ट का दाम आज 100 टका चल रहा है, अगर वही प्रोडक्ट का दाम कल 102 टका हो जाए ना, मार्केट में मारामारी हो जाता है। मार्केट में मारामारी हो जाता है ना? क्यों बढ़ गया? हम लोग हर बात में सवाल करते हैं, और करेंगे क्यों नहीं, क्योंकि बड़ा ही मार्जिनल लोगों का भी जगह है भारत, यहाँ पर हर लोग जी सकते हैं, बट ऑब्वियसली थोड़ा सेंसिटिव भी है। महंगाई हमारे यहाँ पर बहुत मुश्किल करता है। ठीक है, हर किसी को नहीं, बट एक सर्टेन सेगमेंट्स ऑफ फैमिलीज को, मतलब मोटा मोटी मैं आपको इतना बोल सकता हूँ, 40-50% फैमिली को बड़ा इंपैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि 40-50% लोअर मिडिल क्लास एंड बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीब लोग हैं, मध्य मतलब मिडिल क्लास लोग हैं। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है इन्फ्लेशन, और ये मूवी उसी के ऊपर है। तो क्या कर रहा था ये लोग? सर ये लोग क्या कर रहा है, बढ़ती महंगाई को कम करने के लिए, ये फैमिली जो है ना, ये है आपका बैंक ऑफिसर। ठीक है, ये देखो सर, लोन डिपार्टमेंट दिख रहा है, ये लोन डिपार्टमेंट है। तो बेसिकली प्रोबेशनरी ऑफिसर है ये। ठीक है, तो ये क्या है, ये लोन डिपार्टमेंट का फील्ड ऑफिसर है। ठीक है, प्रोफेशनल ऑफिसर नहीं, फील्ड ऑफिसर है, सॉरी। ठीक है, तो लोन ऑफिसर है। ये बैंक से इनको लोन मिला है। ये जो फैमिली देख रहे हो आप, ठीक है, ये हस्बैंड है, वाइफ है, इनका बच्चा वगैरह है, और ये उनका ससुर जी है मोस्ट प्रॉब्ली, मतलब इनका पापा है आई थिंक, उतना याद नहीं है, बहुत पुराना 2013 का मूवी है। तो ये फैमिली महंगाई से मर रहा था, तो इन्होंने एक डिसीजन लिया कि बैंक लोन दे रहा है बिजनेस करने के लिए। ठीक है, तो बैंक से करीब 10 लाख समथिंग लाइक दैट लोन उठाया, और 10 लाख का लोन लेके बैंक लोन दे रहा था बिजनेस करने के लिए। तो इन लोगों ने क्या किया, सारा प्रोडक्ट खरीद के दुकान में लगा दिया, लेकिन किसी को सेल नहीं करना चाहता, किसी को सेल नहीं करना इनको। ये सिर्फ अपने घर के लिए जुगाड़ किया है, मतलब सोच ऐसा है। अब कोई बोलेगा सर सड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सर दैट्स अ डिफरेंट, वो सब बात ना करो। बेसिकली इनका मानना है कि आज अगर चावल का दाम 100 टका केजी है, तो 10 साल बाद भी चावल का दाम, सॉरी चावल का दाम तो इतना है नहीं सर, आज अगर राइस का दाम से फॉर एग्जांपल 50 रुपीज केजी है, मानो एक एवरेज दाम ले लिया। दाल अगर आज मार्केट में 140 रुपीज केजी है, तो दाम सब सेम रहे, चाहे 10 साल बाद भी दाम सेम रहे, कम से कम अगला 10 साल महंगाई के साथ इनको लड़ना ना पड़े। इसलिए ये फैमिली डिसाइड कर रहा है कि सारा सामान खरीद के अभी से रख लेते हैं, तो जो महंगाई होगा उनके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इतना पैसा तो नहीं है, तो इन लोगों ने क्या किया, लोन लिया, लोन लेके सामान खरीद लिया। ठीक है, लोन लेके सामान खरीद लिया, और ये थोड़ा सब्सिडाइज्ड गवर्नमेंट का लोन था, माने उतना भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, गरीब लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए। तो ये क्या कर रहा है, किसी दूसरे पार्टी को लोन, मतलब बेसिकली सामान नहीं बेच रहा है, तो लोन ऑफिसर आके देखता है कि भाई बिजनेस बना है कि नहीं बना। ठीक है, रोज आते हैं फील्ड ऑफिसर, चेक करते हैं कि भाई बिजनेस नहीं बनेगा तो फिर लोन बेकार हो जाएगा। तो जब भी आते हैं तब भी ये नाटक करते हैं, और अपने घर के ही लोग दुकान के सामने आते हैं, ठीक है, भेद बदल के, और अपना दुकान का प्रोडक्ट खुद ही खरीदते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अपना ही दुकान का, शॉप का प्रोडक्ट खुद ही परचेस करता है, लोन ऑफिसर के सामने नाटक करके। ठीक है, और आस पड़ोस के 2-4 लोगों को थोड़ा सा अपना बना लिया। ठीक है, मिलके। ठीक है, जब भी आते हैं वही 2-4 कॉमन लोग आके अपना ही दुकान का प्रोडक्ट खरीद के फिर बाद में घर पे घुसा देता है।
तो बेसिकली दिखाने के लिए। तो इनको ना थोड़ा डाउट होता है, ठीक है। तो बेसिकली वही चोर पुलिस का खेल बैंक लोन ऑफिसर और फैमिली के बीच में एक हमेशा चल रहा है कि ये बोल रहे कि भाई तुम दुकान खोले हो पर कहाँ चला रहे तुम्हारा दुकान, ठीक है, हम तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं दुकान तो चल रहा है। तो बेसिकली इसी के ऊपर मूवी है। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाहा सर, ये खुद ही खुद को बेच रहा है। हेलो, क्या आपको समझ में आया सर? जो दुकानदार है वो अपना प्रोडक्ट अपने को ही बेचने का बात कर रहा है। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट आपको इजाजत देता है? क्या आप अपने आप को बेच सकते हो? हेलो, बात समझ में आएगी नहीं है सर? भले ही मैं मूवी का बात किया, ठीक है, बट सर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? प्लीज मुझे बताइएगा। हाँ बोलो सर, बोलो। আরেকবার বলুন কি বললেন? কোনটা? কোন কনসেপ্টটা বল, কোনটা বুঝতে ওই পারলি না? মানে মানে আপনি কি বিক্রি করার একটা ব্যাপার হলো, ওটাই হ্যাঁ, বলছি। মানে বেসিক্যালি এদেরই দোকান, ঠিক আছে, লোন নিয়েছে 10 লাখ টাকা, ঠিক আছে। তো 10 লাখ টাকা লোন নিয়ে দোকানে গ্রসারি ভরে দিয়েছে, ঠিক আছে, কিন্তু কাউকে বিক্রি করছে না, মানে ধর কোনো কাস্টমারকে বিক্রি করছে না, किसी दूसरे को बेच नहीं रहा है सर, बेसिकली ताकि फर्दर इन्फ्लेशन जो भी होगा उनको इनके साथ लड़ना ना पड़े। और ये एक सब्सिडाइज लोन था गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, मैंने इंटरेस्ट भी वेरी लो है, मतलब मार्केट में अगर इन्फ्लेशन 10% है तो लोन का इंटरेस्ट 3% है। मार्केट में इन्फ्लेशन अगर 10% में है, 10% इन्फ्लेशन का मतलब समझते हो? हर साल अगर जिस चीज का दाम आज 100 टका है, नेक्स्ट ईयर उसका दाम 110 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लोन का इंटरेस्ट है 3%, माने आज जिसका दाम 100 टका है, बैंक अगर आप 100 टका लोन लेते हो तो 3% ही आपको लोन चुकाना पड़ेगा, माने 3 टका। तो ऑब्वियसली 7% का फायदा है आपको। बेसिक फाइनेंस है ये, वेरी सिंपल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट। तो ये क्या कर रहा है, ये जो सामान खरीदा है ना सर, ये जो प्रोडक्ट बाय किया है, बिजनेस के लिए नहीं, नील बात समझ, बिजनेस नहीं कर रहा है ये बोल रहा है कि हम बिजनेस नहीं करेंगे लेकिन सारा स्टॉक कर लिया, बेसिकली वो अपना स्टॉक कर लिया, ताकि ये जो बढ़ती महंगाई है, बढ़ती महंगाई माने समय के साथ साथ जो हर साल प्रोडक्ट का दाम बढ़ता जाएगा, उसके साथ इनको झमेला में ना पड़ना पड़े, सारा स्टॉक कर लिया, मतलब कम से कम मानो कि अपकमिंग 10 years फैमिली হ্যাঁ, अपने যাতে को। ফিউচারে বেশি দামে না কিনতে হয়। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। और जब भी लोन, लेकिन बैंक तो इसलिए लोन नहीं दिया था ना सर, ये जो लोन ऑफिसर रोज इस फैमिली को आके देखता है, जो दुकान दिखा के इन्होंने लोन लिया, घर के सामने जो दुकान है इनका शॉप स्पेस, जब भी इनको आके देखता है कि भाई दुकान नहीं चला रहा है और कुछ एक ही लोग दुकान के सामने आके नाटक कर रहे हैं, मैंने नाटक माने ऐसे दिखा रहा है कि जैसे वो कुछ खरीद रहा है, लेकिन वो फैमिली का ही बंदा ठीक है। तो बेसिकली वो खुद को ही सेल कर रहा है ना, अपने आप को ही सेल कर रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल, सेल टू हिमसेल्फ। आप खुद को कैसे बेच सकते हो? तो लॉ भी आपको इसका इजाजत नहीं देता है। और मूवी का कहानी बहुत दिलचस्प है, इन्फ्लेशन के साथ जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है सर? ये मूवी है, ऑब्वियसली रियल लाइफ में ऐसा सिचुएशन देखने में नहीं मिलता है, बट आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। क्या रे, नहीं आया समझ में? यस सर। ऐसे बहुत सारे मूवीज आपको लॉ में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, मैं बताता रहूंगा ऐसा, बीच बीच में ऐसा बताता रहूंगा, ठीक है। आप लोग ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा और कभी भी मौका मिलते ही घर में देखिएगा, फैमिली के साथ देखने वाला मूवी है सर। हंस हंस के समझ समझ जाओगे ना, तो गहराई समझ जाओगे, ठीक है, कि कितना डेप्थ वाला बात है, ठीक है। और ये मूवी, आप बोलोगे सर आप ये सब मूवी कहाँ से ढूंढते हो, मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि 90% लोग आपको इस मूवी के बारे में नहीं बता सकता, ओनली नॉलेजेबल पर्सन जो भी थोड़ा समझदार होते हैं वो बता सकते। तो मैं कहाँ ढूंढता हूँ, मैं इनको बड़ा पसंद करता हूँ, मतलब इनका जो मूवी चॉइस होता है ना संजय मिश्रा जी का, तो थोड़ा यूनिक होते हैं, ठीक है। बड़ा ही फेमस एक्टर है सर, ये सब शाहरुख खान टाइप वाला बात नहीं है। आई एम नॉट अगेंस्ट शाहरुख खान, ठीक है, मैं भी बड़ा पसंद करता हूँ सबको, लेकिन सर अगर आपको जेन्युइनिटी चाहिए ना मूवी में, जेन्युइन एक्टिंग, जेन्युइन स्टोरी, तो आप ये सब ढूंढ सकते हो। आप लोगों को अभी समझ नहीं आएगा, ठीक है, थोड़ा मैच्योरिटी के साथ साथ आपको ये सब मैच्योर कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा।
ठीक है, बहुत हो गया। एक दो पार्टी को समझाने के लिए पूरा मूवी का चर्चा जस्टिफाइबल नहीं है ना सर। तो ठीक है, कभी कभी ना ऐसे इंजस्टिस भी अच्छा लगता है ना। कभी कभी ऐसा इंजस्टिस भी अच्छा लगता है। अच्छा देखो, अब स्प्लिट ले लेते हैं, ठीक है। तो टू पार्टीज होना जरूरी है। मैं लास्ट दिन बोला था आपको, ये स्टडीज में जब बात करना हो ना तो बहुत सारे ऐसे कहानी सामने आ जाता है और इंटरेस्टिंग भी लगता है सर। लेकिन सर एट द एंड ऑफ द डे सिलेबस भी खत्म करना होता है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना होता है, क्वेश्चन आंसर भी करना होता है, बहुत काम है। पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। सर इसमें कौन आ गया? सर इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो, जिन दोनों पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये भी सेक्शन 10 नहीं कहा गया। सेक्शन 10 में ये भी बात नहीं कहा गया। देखो सेक्शन 10 में सेकंड पॉइंट क्या है? सेक्शन 10 में नहीं बोला है, फिर भी लॉ इसको मानते हैं, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। माने लॉ नहीं कहता है फिर भी मानना है। हाँ सर, मतलब आप लीगली बाउंड नहीं होना चाहते हो तो बात नहीं बनेगा, आपको लीगल बॉन्डिंग चाहिए। आपको पार्टीज के बीच में इंटेंट टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। लीगल ऑब्लिगेशंस माने लॉ आपको जिस पर्टिकुलर मैटर में बांध रहा है उस मैटर में आपको बांधना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई सोशल या डोमेस्टिक मैटर हो तो ऑब्वियसली उस पर बिजनेस लॉ काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सोशल मैटर, डोमेस्टिक मैटर लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं करता है, और जो भी करता है वो बिजनेस लॉ का पार्ट नहीं है, वो दैट इज अ पार्ट ऑफ सिविल लॉ और डिफरेंट काइंड ऑफ लॉ, ठीक है। जैसे कि देयर मस्ट बी एन इंटेंशन ऑफ द पार्ट ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन देम। मैं एग्जांपल देता हूँ। सोशल और डोमेस्टिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट आर नॉट इन्फोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ एंड हेंस दे डू नॉट रिजल्ट इनटू कॉन्ट्रैक्ट। सर देखो एक बात समझो, एक जरूरी बात समझो सर, एक जरूरी बात। क्या जरूरी बात सर? सर जरूरी बात यह है, सर एक बात देखो, सामाजिक या डोमेस्टिक काम जो होता है ना, इसको कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू से करना पॉसिबल नहीं है। माने ये फैमिली के अंदर जो रिलेशनशिप होते हैं, क्या ये कॉन्ट्रेक्चुअल होते हैं सर? कि मैं तुम्हारा पापा हूँ बाई कॉन्ट्रैक्ट, मैं तुम्हारा माँ हूँ बाई कॉन्ट्रैक्ट, मैं तुम्हारा बेटा हूँ बाई कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, इवन हस्बैंड वाइफ, जब जब हस्बैंड एंड वाइफ, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड सर, जो समझ जाएगा उसका मैं क्या बोलूं सर, हेड्स ऑफ टू यू। जो नहीं समझ पाएगा तब भी हेड्स ऑफ टू यू। सर बात को समझे, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन रिलेशन भी ना कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है सर। सर लेकिन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तो होता है, कोई कोई ऐसे मन में चल रहा है, लेकिन सर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तो होता है ना, कोर्ट मैरिज। सर कोर्ट मैरिज माने वो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट ही हो रहा है। आई अंडरस्टैंड, आपका जज्बात मैं समझ गया। लेकिन जब जब हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में कॉन्ट्रैक्ट बीच में आ जाएगा, आप इतना समझ लो, वो रिश्ता टिकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि रिश्ता कॉन्ट्रैक्ट से नहीं बांधा जा सकता। किसी को प्यार करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। ये सब प्यार का रिश्ता है रे वाह, विश्वास से बना है, रिलायंस से बना है, बिलीफ से बना है। इसको कॉन्ट्रैक्ट से बांधोगे तो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। सर ये मेरा एक्सपीरियंस से नहीं बोल रहा हूं मैं, आप भी इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, आप भी इसको फील कर सकते हो। सर तो फिर आजकल मैरिज कॉन्ट्रैक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? सर इस मैटर में मैं बात ना ही करूँ तो अच्छा है, ठीक है। क्योंकि दूसरे पॉइंट में चले जाएंगे थोड़ा सा, मतलब क्या बोलेंगे सर, मेन पॉइंट से ये हो जाएंगे। लेकिन हाँ कुछ जरूरी बात भी है। जैसे मानो कि दो बंदे हस्बैंड वाइफ है, इसका प्रूफ भी एक जरूरत हो गया है आज की डेट में, क्योंकि बिजनेस नीड, मतलब बिजनेस नीड नहीं बोलेंगे। जैसे मानो कोई बाहर जाएगा, फॉरेन ट्रिप में जाएगा, वीजा करने जाएगा, करने जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी जगह में जरूरत हो गया है, ठीक है, बैंक अकाउंट ओपन करेगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट क्योंकि सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हो चुका है, पुराने जमाने में ये सब नहीं था। भारत में तो कभी भी मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट एंगल से कभी नहीं देखा गया। ये आजकल क्या बताऊं सर, बोलना नहीं चाहिए, बट ये सब आ गया है, सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो मैरिज जैसा पर्सनल डोमेस्टिक चीज भी ना कॉन्ट्रेक्चुअल हो गया है, और ये बहुत ही खतरनाक है जब जब इसको कॉन्ट्रैक्ट एंगल से देखा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर रिलेशनशिप में कॉन्ट्रैक्ट आ जाए, मैंने क्या बोलूं सर, हाँ रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जिस दिन रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट में बदल गया, वास्तव में मतलब जो सच में कॉन्ट्रैक्ट में, समझो कि सब खत्म है, मतलब तभी जिंदगी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। चलो ठीक है, मैं इस सब बात में बात नहीं करूंगा ज्यादा। बट क्या करें सर, मुझे लॉ थोड़ा सा बोलने के लिए बोलता है तो बोल देता हूँ, ठीक है।
सोशल और डोमेस्टिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स ऐसे भी बिजनेस लॉ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, उसे हम लोग कोर्ट ऑफ लॉ में बिजनेस के एंगल से इन्फोर्सिएबल नहीं कर सकते, कोर्ट कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे एक एग्जांपल भी आपके सामने रखा है, a husband agreed to pay to his wife certain amount as maintenance every month while he was abroad। हस्बैंड जब बाहर था, बाहर माने फॉरेन कंट्री, हस्बैंड फेल टू पे द प्रॉमिस्ड अमाउंट, ठीक है, मानो दुबई में काम करते हैं या यूरोप में, यूके में है, यूएसए में है, तो वो अपने वाइफ को बोल के गया कि ठीक है मैं आपको सर्टेन अमाउंट एवरी मंथ पे करूंगा। वाइफ, लेकिन अभी हस्बैंड फेल टू पे द प्रॉमिस्ड अमाउंट, वाइफ सूड हिम फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट, सू कर दिया, केस कर दिया। हियर इन दिस केस वाइफ कुड नॉट रिकवर, वाइफ इसको रिकवर नहीं कर सकता, as it was a social agreement and the parties did not intend to create any legal relation। हस्बैंड वाइफ के बीच में ये जो पैसा का लेन देन का मैटर हुआ है ना सर, क्योंकि ये तो क्या बोले सर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हस्बैंड जब बाहर है अपने वाइफ को पैसा भेजना उनका डोमेस्टिक ड्यूटी है, कि मेरा वाइफ इंडिया में अपना पेट कैसे भरेगा, जिंदगी कैसे गुजारेगा, तो जिंदगी का गुजारा तेरे बिन नहीं जीना, बात समझ रहे हैं सर, मतलब ऐसा होना चाहिए ना। तो अपना जिंदगी इंडिया में है, आप फॉरेन में हो, तो जिंदगी के लिए कुछ तो भेजो। तो ये तो नॉर्मल है सर, ये नॉर्मल ड्यूटी है, इसको कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू से कैसे बांध सकते हैं, ठीक है सर। लेकिन ऐसा होता है ना, डिवोर्स वगैरह हो गया सर, वो अलग चीजें हैं, वो सोशल मैटर नहीं, वो सोशल मैटर में ब्रिच हो गया तब कोर्ट वो सब केस लाते हैं, ठीक है, डैमेज क्लेम करना, वाइफ को कुछ मेंटेनेंस देना पड़ता है, दैट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैटर, मैरिज लॉ में सीखोगे ये सब चीजें, लेकिन आप लोगों को मैरिज लॉ नहीं है सर, जो लोग एलएलबी वगैरह पढ़ता है वो लोग पढ़ता है ये सब चीजें, ठीक है। तो आप ये सब चीज पे फोकस ना ही करो तो अच्छा है, ठीक है, अभी अभी के लिए, बाद में फोकस जिसको नॉलेज चाहिए वो ले सकता है। और जो लोग एलएलबी भी करता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, या यहाँ पर है या फिर दूसरे क्लास में, जो सीएस करता है साथ में एलएलबी भी करता है, ठीक है, तो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर ये रियल केस बना था सर, इंग्लिश लॉ में हुआ था, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर का केस, ठीक है। तो ये केस कोर्ट में नहीं टिकेगा, तो हस्बैंड वाइफ के बीच में क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है, लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएशन नहीं है, क्योंकि वो सोशल मैटर है, डोमेस्टिक मैटर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। लेकिन अगर यही बात एक बिजनेस रिलेटेड मैटर होता तो ऑब्वियसली, जैसे यहाँ पर और भी एग्जांपल है, लेखपाल promises to pay 5 lakh to his son if the son passes the CA एग्जाम। अगर बच्चा सीए एग्जाम पास कर लिया तो पापा ने बोला बेटा तुमको 5 लाख का गिफ्ट देंगे, on passing the exam the son claims the money, here the son could not recover as it was a social agreement, again not possible, भले ही पापा ने बोला था बट पापा नहीं दे पाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा पापा के अगेंस्ट में जाएगा और कुछ भी करेगा, नो सर, इट्स अ सोशल मैटर। पहला बात तो पापा को ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए ठीक है, पापा को ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए, ठीक है, कि बच्चा तुम पास करेगा तो तुमको ये देगा, मतलब ये घूस हो गया सर, ठीक है, ब्राइब हो गया। खुशी में जो देना है वो दे दो सर, डेयरी मिल्क खाना है डेयरी मिल्क दे दो, घूमने लेके जाना है घूमने ले दो, मकान बंगला देना है बंगला दे दो, बट ये सब ना प्रॉमिस करके देने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है सर, लेकिन देना पड़ता है कई बार, देखते हैं सर। चलो सर ये सब में मैं नहीं बात करूंगा ओके। तो लेखपाल प्रॉमिस टू पे 5 लाख टू हिज सन इफ द सन passes the CA exam, on passing the exam the son claims the money, and the son could not recover as it was a social agreement, चाहे कुछ भी हो जाए, not possible। A sold goods to B on a condition that he must pay for the amount of goods within 30 days। A ने B को सामान बेचा, कंडीशन ये है कि 30 दिन के अंदर पेमेंट करना। Here A intended to create legal relationship with B, here the same is contract। On failure by B for making a payment on due date, A can sue him in the court of law। सर आजकल EMI का जमाना चल रहा है, हाँ सर, किसी को कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना है तो वो पहले ये पूछ लेते हैं जाके, EMI है EMI, हाँ सर, अरे हाँ या ना बोलो, इतना तो बोल दो सर। मानो किसी को DSLR कैमरा लेना है, हाँ सर चलो ठीक, थैंक यू सर। किसी को DSLR कैमरा खरीदना है, मोटा मोटी हाई फाई थोड़ा एक लेते हैं सर, ये ले लेते हैं सर, सोनी अल्फा फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा, अरे बाप रे इतना नाम, लेंस फीचरिंग आई है 4K मूवी, 4K मूवी बनाएगा, हाँ सर, यूट्यूब का जमाना है,
कुछ भी कर सकते हो आप लोग, क्रिएटिव दुनिया है। अच्छा देखो, तो क्रिएटिव वर्ल्ड में पैर रखना है एक न्यू कमर को, बट पापा नहीं देना चाहता है, उतना पैसा नहीं है पापा के पास, इतना नहीं है कि आपको एक ही बार में 1,60,000 दे दे, ठीक है। सो आपने फ्लिपकार्ट को अप्रोच किया, फ्लिपकार्ट आपको कुछ ईएमआई ऑप्शन देता है कि नहीं, तो फ्लिपकार्ट आपको कुछ ईएमआई ऑप्शन दे रहा है क्या, देखो तो, ईएमआई ऑप्शन इज देयर, नॉर्मली होता है, नो कॉस्ट ईएमआई एज वेल एज बैंक ऑफर मिलता है सर। कहाँ है कहाँ है कहाँ है, नहीं है क्या, मिलना तो चाहिए, नहीं दे रहा है। ईएमआई स्टार्टिंग, ये मिला सर, ये मिला, ईएमआई स्टार्टिंग 5469 पर मंथ। चलो प्लान देखते हैं। मानो को ये वाला कैमरा आप लोग जानते हो, फिर भी मैं बता रहा हूँ सर, ये सब तो जानते हैं, क्यों दिखा रहे हो सर, वही तो बात बताना चाहता हूँ, रियल कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप ये मोबाइल, सॉरी मोबाइल नहीं, कैमरा लेना चाहते हो फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी ले लो सर, फ्लिपकार्ट से मेरा कोई स्पेशल प्यार नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब इतना है कि अगर आप इसको ईएमआई में लेना चाहते हो, तो आपका बैंक जो जो भी कार्ड आप होल्ड करते हो, ठीक है, यहाँ पर जो भी गिवन कार्ड दिया है इसके थ्रू से आप ले सकते हो। यहाँ पर आपको कितना कितना ईएमआई आप भरना चाहते हो, ये भी ऑप्शंस आपके सामने हैं, 3 ईएमआई, 6 ईएमआई, 14% पर एनम का आपका इंटरेस्ट भी लग जाएगा, ये नो कॉस्ट नहीं है। नो कॉस्ट मुझे दिखा नहीं है, ठीक है, नो कॉस्ट में भी होता है सर, सर वो नो कॉस्ट क्या है मैं आपको कभी समझाऊंगा, नो कॉस्ट क्या है मैं कभी समझाऊंगा, बट करेंटली दीज आर ऑल इंटरेस्ट वाला, ठीक है, सब क्रेडिट कार्ड के थ्रू से होगा, ठीक है। तो बेसिक बात ऐसा है कि हर मंथ आपको इतना पेमेंट करना होगा, आप ऑब्लिगेशन ले रहे हो, ठीक है, यू आर ऑब्लिगेटेड टू पे। अगर आप सोचते हो कि भाई मैं 18 ईएमआई पे करूंगा, तो एवरी मंथ यू नीड टू पे 9,906 पर मंथ, बिकॉज यू आर ऑब्लिगेटेड। सर अगर नहीं पे करोगे ना, तो सबसे पहले तो बैंक आपको, जो जिस बैंक के थ्रू से क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको पेनल्टी चार्ज करेगा, क्योंकि आपका ईएमआई फेलियर होता है, ठीक है। फिर सबसे बड़ा चीज, चलो बैंक क्या करेगा उसको तो बाद में देख लेंगे, ठीक है, बैंक का जो अमाउंट है 45 डेज के अंदर नॉर्मली क्रेडिट कार्ड कंपनी का एक टाइम फ्रेम होता है, बट अगर आप फ्लिपकार्ट को टाइमली पे नहीं करते हो, तो फ्लिपकार्ट आपको एक नोटिस भेजेगा कि भाई सर आपका पेमेंट बाकी है, ठीक है। तो बेसिकली फ्लिपकार्ट तो बैंक के थ्रू से लेता है, और बैंक में फेलियर माने अल्टीमेटली फ्लिपकार्ट का भी पैसा अटक जाएगा। तो ऐसे सिचुएशंस में आप ऑब्लिगेशंस में फेलियर हो जाओगे, तो फ्लिपकार्ट आपके अगेंस्ट में केस कर सकता है, फ्लिपकार्ट आपके अगेंस्ट में कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकता है कि भाई इनका ड्यू बाकी है, नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इसके लिए भी डिपार्टमेंट होते हैं, किस तरह से कस्टमर जो पेमेंट नहीं करता है उनका पैसा को कैसे निकाला जाए, इसके लिए भी डिपार्टमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, लोन डिपार्टमेंट होते हैं सर, ईएमआई रिकवरी डिपार्टमेंट होते हैं। इतना आसान चीज है नहीं, ठीक है, बिजनेस करना, समझ रहे हो सर, इसमें पूरा टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा रहता है क्या हो सकता है। तो एकदम उनके पास पूरा लीगल राइट हो जाते हैं कि अगर ड्यू डेट पे भी आप फेलियर हो जाते हो, तो इट्स वेरी सिंपल कॉन्ट्रैक्ट जो हम लोग डे टू डे लाइफ में परफॉर्म करते हैं। तो बस किताबी बात क्या याद करोगे सर, ये किताबी बात है नहीं। जो सोचते हैं कि लॉ थ्योरी है, क्या बताऊं सर, उनको उनका उनको दिमाग को मेरा प्रणाम। अगर किसी को ऐसा लगता है, अगर आपका कोई दोस्त को भी लगता है थ्योरी है, तो उनको मेरा प्रणाम, थ्योरी नहीं है सर, रियल लाइफ है, रोज होता है। तो याद क्या करोगे, ये सोल्ड गुड्स टू बी याद करोगे क्या, अरे एक ही जगह मिस्टर कोई भी हो सकता है, मिस्टर समथिंग को बेच रहा है, someone sell to someone हो सकता है। तो A sold goods to B on condition that he must pay for the amount of goods within 30 days. Here A intended to create legal relationship with B, hence the same is contract. On failure by B for making a payment on due date, A can sue him in the court of law. इसको याद नहीं करना है, इसको समझना है, बाकी थोड़ा बहुत लैंग्वेज आप अपने एंगल से ले सकते हो, ठीक है, बस मतलब ना चेंज हो जाए, ठीक है। एकदम लाइन बाय लाइन याद करना है ऐसा जरूरी नहीं है, स्पेशली जिन लोगों के लिए सब्जेक्टिव लॉ है, स्पेशली सीए फाउंडेशंस, इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, ठीक है, सीए इंटर, सीएमए इंटर, सीए एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स, ठीक है, इनके लिए ये बहुत ही जरूरी होता है कि वो समझ के पढ़े, और जिनका एमसीक्यू एग्जाम पैटर्न होते हैं या एमसीक्यू सवाल देना है, उनको भी समझना तो है, एग्जाम्पल तो समझना है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर रखना है, बस टिक करना है या गोल 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 करना है, मैंने क्या बोलते हैं उसको, अरे भूल गया, मतलब एक होता है गोल गोल करने का,
पेपर होता है, ओएमआर शीट होता है, उस पर गोल कर, जिसका जो भी हो, या फिर टिक करना है, कंप्यूटराइज्ड एग्जाम है तो ठीक है, जस्ट चेक बॉक्स में टिक कर दो, या फिर गोला है तो उसमें पटक कर दो ऐसे करके, हाँ टक करके, जो भी हो, टक करना है, टक करना है, जो भी हो करो, बट समझो सही। अच्छा आगे देखो सर, ए बोलो, सेकंड पॉइंट क्लियर? हेलो, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस, क्लियर? बल्फोर वर्सेस बल्फोर, क्लियर? माने मिस्टर बल्फोर वर्सेस मिसेस बल्फोर। हेलो, अरे सबको समझ में आ रहा है? है सर। ओके सर। सर अदर फॉर्मेलिटीज, पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद सर्टेन केसेस, द कॉन्ट्रैक्ट में बी रिटन और स्पोकन। As to legal effects, there is no difference between the written contract and contract made by word of mouth. समझ रहे हैं? जो लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट है और जो माउथ के थ्रू से हुआ है, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू से, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। किसी किसी को लगता है, किसी किसी को लगता है, पर किसी का लगने से लॉ नहीं चेंज हो जाता। ठीक है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ नॉट एन एक्सक्यूज, मतलब हमें लॉ नहीं पता ये कोई एक्सक्यूज नहीं है सर। माने हर किसी को लॉ जानना चाहिए, हाँ सर। माने जो सीए नहीं कर रहा है, जो सीए में नहीं पढ़ रहा है, या फिर जो लॉयर नहीं बन रहा है, उन्हें भी लॉ जानना चाहिए। द आंसर इज यस। माने मुझे लॉ का पता नहीं है, ये कभी एक्सक्यूज नहीं हो सकता। मैंने हर चीज लॉ मान के करना चाहिए, हाँ सर करना चाहिए। लॉ तोड़ेगा तो सर पहले आपको ऑब्वियसली थोड़ा बोलेगा, समझाएगा, फिर भी नहीं सुनोगे तो फिर बात अलग होगी। जो भी हो आप समझो, यहाँ पर जो रिटर्न, किसी भी चीज को आप रिटर्न डॉक्यूमेंट के थ्रू से कॉन्ट्रैक्ट करो तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट है, और सिर्फ मुंह में बोलो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू से तो भी कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब अगर मैं बोला कि भाई मैं तुमको ये बेचूंगा, तुम मुझे बोले, मुंह में बोला, ठीक है, ऐसे ही वर्ड ऑफ माउथ में बोला कि हाँ सर मैं आपसे ले लूंगा, इतना पैसा मैं आपको दूंगा, आप मेरे को ये बेच देना। ठीक है, मैं भी बोला हाँ मैं तुमको बेच दूंगा, बदले में मैं इतना लूंगा, तो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू से भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। बट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रिटन। पार्टी के इंटरेस्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट को रिटर्न होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कभी कोई बात प्रॉब्लम में आ जाते हैं, किसी डिस्प्यूट में आ जाते हैं, तब प्रूव करना पड़ता है। और वर्ड ऑफ माउथ को कैसे प्रूव करोगे? यूनिवर्स में खोजोगे क्या? हाँ सर। सर यूनिवर्स में खोजने का मतलब समझते हो? यूनिवर्स में खोजने का मतलब समझते हो? मैं आपको समझाता हूँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। सर आपको पता है आप लोगों को कि दुनिया में ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये सारा का सारा बात, जो भी हम लोग, जो भी शब्द आप बोल रहे हो, मैं सुन रहा हूँ, या मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हैं, ये सारा का सारा चीज इस यूनिवर्स के अंदर है। कोई भी चीज ना गायब नहीं हो जाता है, सब कुछ इसी यूनिवर्स के अंदर है। इन दिस होल आर्ट, आर्ट के बाहर भी दुनिया है। तो ये पूरा शब्द ना चल रहा है सर, चल रहा है। मतलब मैं बोला ना, ऐसा नहीं कि साउंड खत्म हो गया, साउंड है, ये साउंड है, बट कहीं ना कहीं जाके एक जगह में जाके वो, ये साइंस है सर, ठीक है, उसको पकड़ना पड़ता है। जो भी हो, कैसे पकड़ा जाता है, ये सब चीज साइंस वाले बात में चर्चा होता है। तो मैं बस इसको लॉ को समझाने के लिए एक छोटा सा बात करूँ कि वर्ड ऑफ माउथ, वर्ड ऑफ माउथ में अगर कोई किसी ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, नाउ माय क्वेश्चन इज दैट वर्ड ऑफ माउथ में जो बोला है, इसका प्रूफ देने के लिए क्या यूनिवर्स में खोजने जाएंगे? दैट इज नॉट पॉसिबल इन नॉर्मल केस। ठीक है, यूनिवर्स में नहीं खोज सकते, इतना साइंस डेवलप अभी तक हुआ नहीं है। यूनिवर्स में खोज के लेके आ जाएंगे कि भाई क्या शब्द बोला था, कौन किससे क्या कॉन्ट्रैक्ट किया था। बट सर अपर लेवल साइंस बहुत कुछ बोलने का कोशिश कर रहा है अभी भी, फाइंडिंग द ट्रूथ। सो दैट इज नॉट संभव, संभव नहीं है। तो इसलिए रिटन डॉक्यूमेंट्स का जरूरत होता है। तो रिटन डॉक्यूमेंट से हम लोग किसी भी चीज का प्रूफ कर सकते हैं कि ये देखो हमारे पास साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, ये देखो एग्जाम्पल दिया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट वैलिड एक्सेप्ट एज रिटन कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं हो सकता अगर वो रिटन नहीं है तो। फर्दर इन केस ऑफ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द लॉज which is in force at the time is essential for it to be valid. For example, in case of immovable property, something like that. कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट, इमूवेबल माने, इमूवेबल माने लैंड, बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जमीनी कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं कि भाई मेरा जमीन मैं तुमको बेचूंगा, तो सारा पेपर वर्क होना चाहिए।
मतलब जमीन में जाके सोने से थोड़ी जमीन आपका हो जाएगा। मानो कि जमीन मेरा है बोल के आप जमीन को जाके जकड़ लिया, पकड़ लिया, हाँ हक कर लिया, तो लैंड आपका हो जाएगा। या बिल्डिंग मेरा है बोल के बिल्डिंग को पकड़ के खड़े रहोगे तो बिल्डिंग आपका हो जाएगा क्या? सर ये तो सबको पता है कि लैंड बिल्डिंग एक्चुअली मुझे ना पता नहीं था बचपन में जब मैं छोटा था। तो मुझे, आप लोगों को भी शायद ऐसा ही परसेप्शन होगा मेरे जैसा ही। मैं तो बहुत बोका बोका बच्चा था सर। बोका बच्चा समझते हो एकदम, माथा में कुछ नहीं है, बोका बच्चा। तो मेरा ऐसा समझ था कि जमीन मेरा है, मैंने जिसका घर है उसी का जमीन है। सर ये तो नॉर्मल परसेप्शन है, लेकिन जरूरी नहीं कि जो घर में रह रहे हैं वही वही उसका मालिक हो, कोई और भी हो सकता है। ठीक है, तो लैंड बिल्डिंग पेपर में होता है ना। आपका जमीन है इसका प्रूफ पेपर में होता है, प्रॉपर्टी पेपर से पता चलता है कि जमीन का मालिक कौन है। ठीक है, आप बोलने से आप उसका मालिक नहीं हो जाओगे। सर बात समझ में आ रहा है? क्या रे? हाँ सर। सर ठीक है अब जमीनी बात से एक बात याद आ गया। ठीक है सर, इसमें भी नहीं, ये जो यूनिवर्स, इसमें भी 2 मूवी याद आ गया मुझे। ठीक है, ये जो यूनिवर्स में जाके खोजने का बात मैंने कहा, ठीक है, कि जो वर्ड ऑफ माउथ है इसको प्रूव करना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है बिकॉज साइंस इतना इंप्रूव नहीं हुआ है। बट इसी के ऊपर एक मूवी बना है, टाइम को चेंज करने वाला। ठीक है, मतलब आप, मतलब बेसिकली पास्ट में जाके टाइम को क्या बदल सकते हो, इसके ऊपर कुछ फेमस साइंटिस्ट ने कुछ करने का कोशिश किया है सर। ठीक है, तो टाइम को चेंज कर देगा पास्ट में जाके, मतलब पास्ट में जाके टाइम को चेंज कर देगा। ठीक है, या फिर फ्यूचर में जाके आप देख सकते हो कि क्या हुआ है टाइम मशीन के ऊपर। टाइम मशीन जानते हो? हाँ, इसके ऊपर हॉलीवुड मूवी है सर। ठीक है, टाइम मशीन के ऊपर, मतलब बेसिकली आप पुराने समय में जा सकते हो, अगर कोई गलती किया है तो उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हर चीज, साइंस कहते हैं कि हर चीज है। और साइंस क्या सर, इंडियन फिलोसॉफी कहते हैं सर, हमारे जो पुराने वेद वेदांत का जो साइंस है ना, वहां पर भी सब चीज ऐसे ही बोला हुआ है। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, इसके ऊपर एक मूवी मैंने देखा था, अभय देओल का एक मूवी था, मैं नाम मूवी का भूल गया सर। टाइम के ऊपर था, कोई प्लेन, कोई एक प्लेन था, एरोप्लेन था, जो बेसिकली स्पेस में जाते जाते मतलब टाइम फ्रेम में चला गया और ऐसे जगह में चला गया कि वो पुराने जमाने में चला गया। मतलब ये गजब एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट में देखा गया। मैं मूवी का नाम भूल रहा हूँ, अगर मुझे याद आए ना मैं आप लोगों को जरूर रिकमेंड करूंगा। ठीक है, मतलब अभय देओल का है इतना मुझे याद है। बट बाकी मुझे याद है, बंगाली मूवी है, बंगाली मूवी है, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ। बट बाकी मुझे याद नहीं आ रहा है, नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है सर, सर इतना मूवी कब देखते हो आप? सर बात मूवी देखने का नहीं है, समझने का है। तो जो भी हो, आपको समझ में आ गया होगा कि अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लीट विद सर्टेन केसेस। ठीक है, आज बड़ा एग्जांपल देने के मूड में हूँ सर। ठीक है, तो बहुत सारा एग्जांपल दिमाग में चल रहा है तो बता रहा हूँ। ठीक है, हमेशा इतना एग्जांपल देना पॉसिबल नहीं हो पाता है और शायद मैं ना भी दे पाऊँ। बट अभी क्या है ना, स्टार्टिंग लेवल में हूँ, इंट्रोडक्शन लेवल में हूँ। आप, मैं चाहता हूँ कि आप लोग, इतना एग्जाम्पल मैं क्यों दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लॉ में इतना इंटरेस्ट क्रिएट करो कि लॉ में आपको कोई ना रोक सके। ठीक है, मैंने है ना सर, रोक सको तो रोक लो लॉ में हमको, मतलब नियम के बारे में हमको इतना इंटरेस्ट आ जाएगा कि हम खुद ही नियम जान के खत्म कर देंगे। ठीक है, अच्छा देखो आगे बढ़ो। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, हर चीज का मतलब क्लियर होना चाहिए। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वेग और इनडिफिनिट। ठीक है, जैसे शायद मैं लास्ट दिन भी बोला था, दुकानदार ए बी के पास जाके बोल रहा है कि भाई हमको 100 टन ऑफ तेल दे दो। अरे भाई कौन सा तेल बता दो, पेट्रोल दे कि डीजल दे, केरोसिन दे कि, पेट्रोल डीजल केरोसिन क्या देना चाहिए? ठीक है, बोल दो सर, केरोसिन देना है, पेट्रोल देना है, डीजल देना है, या फिर खाने का तेल देना, लाइक सरसों तेल, ऑलिव ऑयल, हाँ कुछ भी। तो क्लियरली बोलो भाई कौन सा तेल। अच्छा अब यहाँ पर एक चीज बात है कि अगर कोई मानो पेट्रोल पेट्रोल पंप पे जाके तेल मांग रहा है, तो पेट्रोल पंप पे तो सरसों तेल नहीं मिलता है रे बाबा। पेट्रोल पंप में जाके कोई अगर तेल मांग रहा है कि दादा, ऐसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मली, आम आम लोग ऐसे ही बात करते हैं, दादा 1 लीटर तेल दिए दे, बोलते कि नहीं बोलते? 1 लीटर तेल दिए दे, 1 लीटर ऑयल। हम लोग ये नहीं बोलते दादा 1 लीटर पेट्रोल दे दो, बहुत सारे लोग तेल बोलते हैं। पेट्रोल भी तो तेल ही है रे बाबा, सब तेल है। तेल को हम लोग किसी को पेट्रोल बोलते हैं तो किसी को
जो भी हो, तेल तो है, तो हम लोग बोलते थे 1 लीटर तेल। तो पेट्रोल पंप पे जाके तेल बोल रहे हैं, मैंने सरसों तेल तो ऑब्वियसली नहीं है। और जो लोग मास्टर्ड ऑयल का बिजनेस करते हैं, उनके गोडाउन में जाके अगर आप तेल बोलोगे तो ऑब्वियसली आपको मास्टर्ड ऑयल ही मिलेगा, पाम ऑयल भी नहीं मिलेगा। तो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है सर। मानो कि एक बंदा 4 चीजों का डील करता है, तो वहां पर जाके आपको क्लैरिटी से बोलना पड़ता है। जैसे मानो कि ग्रोसरी स्टोर में जाके बोल रहे हो कि दादा 1 लीटर तेल दे दो, ग्रोसरी स्टोर में जाके बोल रहे हो कि दादा 1 लीटर तेल दीजिए, तो बता दो भाई ग्रोसरी वाले को, वो आपको सनफ्लावर भी दे सकता है, वो आपको ऑलिव ऑयल भी दे सकता है, वो आपको मस्टर्ड ऑयल भी दे सकता है, वो आपको पाम ऑयल भी दे सकता है, वो आपको सोयाबीन ऑयल भी दे सकता है, हाँ सर, वो आपको सेसमी ऑयल भी दे सकता है, तिल का। ठीक है, तो इतना सारा तेल एक ग्रोसरी स्टोर में बिकता है, तो क्लैरिटी से बोलो। समझ में आया? बात क्लियर है सर? सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग समझ में आ रहा है? जरा हाँ ना बोलिएगा। है सर। सर एक्स ये वाई वाला जेड, ये वाला कौन सा रिपीट करे बोलो। नंबर 4। नंबर 4 को रिपीट करें, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। मतलब जिस वस्तु पे हम लोग डील करते हैं, तो उसका मीनिंग दोनों पार्टीज के बीच में, जैसे ए एग्रीज टू सेल बी 100 टन्स ऑफ ऑयल, देयर इज नथिंग सर्टेन इन ऑर्डर टू शो दैट व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वाज इंटेंड फॉर। ए बी को बोल रहे कि हम तुमको 100 टन तेल बेचेंगे, भाई कौन सा तेल बेचेंगे वो तो नहीं बोल रहे। लेकिन इसमें भी ये समझने वाली बात है कि अगर बी को पता है कि ये कौन सा तेल का बिजनेस करता है, तो ये क्लियर है, तो भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर बी को पता है कि भाई ये एक तेल में डील नहीं करता, 4-5 तेल में डील करता है, तब तो क्लैरिटी से बोलना चाहिए भाई कौन सा तेल। बात समझ में आ रहा है सर? जैसे रिसेंटली तेल का बात आया, तो मैं आपको एक कंपनी का नाम बोलता हूँ। पतंजलि ने रिसेंटली उसको खरीदा है सर, रुचि सोया बोल के कंपनी है। रुचि सोया नाम सुने आप लोग? इसका मार्केट में सोयाबीन मिलता है, तेल मिलता है, रुचि सोया, इसका मार्केट में शेयर भी मिलता है। सर यही कंपनी पतंजलि का मेन कंपनी है आज के डेट में। ठीक है, पतंजलि फूड लिमिटेड देख रहे हो, लेकिन ये मार्केट में रुचि सोया के नाम पे लिस्टेड है। तो कहने का मैं इतना कहना चाहता हूँ कि रुचि सोया इंडिया का एक बहुत ही बड़ा सोयाबीन इंपोर्टर कंपनी है, इसका बहुत सारा प्लांट भी है। आप चाहो तो इसके ऊपर रिसर्च वगैरह कर सकते हो। इसका ये कंपनी का बिजनेस काफी खराब हो गया था। इंडोनेशिया वगैरह से ये पाम ऑयल परचेज करता था, इंडिया में उसको बनाता था और वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट भी करता था और इंडिया में भी करता था। बेसिकली पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ये सब भी इनका मेन डीलिंग था। तो रिसेंटली पतंजलि ने इसको खरीद लिया सर। ठीक है, समझ रहे हो? ये देखो खबर भी मिल रहा है आपको, पतंजलि टू इन्वेस्ट 1000 करोड़ इन इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट इन नालगोंडा, जहां पर इनका यूनिट है। जो भी हो, जस्ट आपको न्यूज दे दिया। ओके, ऐसे बहुत न्यूज मिलेगा आपको, तो आई होप ये वो समझ रहे हो। अरे बोझा कैसे, किसी का जिसका सवाल था, आई थिंक सोमनाथ का साउंड आ रहा था या नील का, समझ में आया सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। अब तेल छोड़ के मैं आ दूसरा गया। चीज पे भी बता सकता हूँ। अगर मैं तेल छोड़ के आपको बताऊँ, मानो कि आप मोबाइल दुकान में गए, ठीक है, दुकान में जाके बोलते हो कि दादा मोबाइल दिखाओ ना, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा कोई स्पेसिफिक प्रेफरेंस नहीं है, तो दुकानदार तुमको कुछ पूछेगा कि दादा क्या क्या दाम का मोबाइल होगा, है ना। मतलब क्लैरिटी होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि तुम जाके मोबाइल बोला और दुकानदार तुमको कोई भी मोबाइल दे दिया और तुम कोई भी मोबाइल उठा के लेके चले जाए, ऐसा थोड़ी ना होता है ना। मोबाइल 2000 का भी, 1000 का भी मोबाइल मिलता है और 1 लाख का भी मोबाइल मिलता है ना, 10 लाख का भी मोबाइल मिलता है। तो इट्स फुल्ली क्लैरिटी से बताओ। तो जिस चीज का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। ठीक है, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। यहाँ पर एक बोला है कि एक्स वाई जेड लिमिटेड एग्री टू लीज द लैंड टू मिस्टर ए फॉर इंडेफिनिट ईयर्स। सर इंडेफिनिट ईयर क्या होता है? लीज का एक टाइम फ्रेम होगा कि नहीं? लीज माने, लीज माने रेंट, थोड़ा लंबा समय के लिए होता है। लंबा समय माने आप किसी को 10 साल का भी रेंट दे सकते, मतलब लीज दे सकते हो, 10 ईयर्स लीज, 20 ईयर लीज, इवन 100 ईयर्स का भी लीज होता है। ठीक है, 9999 ईयर्स का भी लीज होता है। लेकिन क्लियरली बताओ भाई 10 साल, 20 साल, 100 साल या 999 साल। ठीक है, सो क्लियरिटी से बताओ। मतलब रेंट अगर किसी को दे रहे हो ना, जैसे नॉर्मली अगर आप
आम रेंट का कॉन्सेप्ट देखोगे जो नॉर्मली हमारे सोसाइटी में आसपास में दिखता है, नॉर्मली 11 मंथ का रेंट होता है, हाउस रेंट जो होता है, ठीक है, 11 मंथ, मतलब एवरी 11 मंथ आप रिन्यू कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जब किसी को रेंट कोई रखता है ना, 11 मंथ का रेंट रखता है, या फिर 3 साल, मतलब 33 मंथ। बिजनेस के केस में 33 मंथ ज्यादा देखने को मिलता है, और डोमेस्टिक केस में 11 मंथ का रेंट देखने को मिलता है। सर ऐसा क्यों? सर एक्चुअली पहले जमाने में बहुत सारे लोग ना, लोगों को घर पे रख देता था रेंट के लिए, क्योंकि पहले ना रहने के लिए लोग नहीं था, लोगों के पास घर इतना था। कोलकाता जैसे सिटी का अगर मैं बात करूं, रहने के लिए घर तो बहुत था, ठीक है, लेकिन लेकिन घर में रहने के लिए लोग कम था। जैसे आज क्या हो गया, लोग ज्यादा है, घर कम है, तभी रेंट का वैल्यू है। लेकिन पहले क्या था, कोई रेंट दे के रहना ही नहीं चाहता था, बहुत ही मार्जिनल रेंट में लोग रहता था, और रहते रहते इतना आदत हो जाता था, तो फिर वहां छोड़ के वो जाता नहीं था, फिर बाद में ओनरशिप का क्लेम आ जाता था, ठीक है। कोलकाता का पुराना पाड़ा में कभी जाओगे ना, ओल्ड कोलकाता में अगर कभी जाओगे, जैसे कि मानो नॉर्थ कोलकाता, ठीक है, तो नॉर्थ कोलकाता में जो नॉर्थ कोलकाता इज वेरी ओल्ड एरिया है, तो वहां पर ना ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगा जहां पर लोगों का प्रॉपर्टी का ओनरशिप नहीं है, ठीक है, लोगों को प्रॉपर्टी का ओनरशिप नहीं है। जैसे ये श्याम बाजार बेल्ट है, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये श्याम बाजार है, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ इमेज देख के, ठीक है, क्योंकि मैं इस एरिया में काफी दिन तक रहा सर, इसलिए मुझे पता है श्याम बाजार गली गली मेरे को आइडिया है मोटा मोटी, ठीक है। तो जस्ट फॉर द एग्जाम्पल पर्पज मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर इतना सारा प्रॉपर्टी, इतना सारा लोग यहाँ पर रहते हैं जो पुराने टाइम से रह रहे हैं, शायद इनका ओनरशिप में ही प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन ये रेंट पे रह गए। कोई किसी किसी का रेंट अभी भी चलता है, कोई 40 टका रेंट देता है, 40 रुपीज पर ईयर। सुन के हंसी आएगा सर, कहाँ देता है? ओनर तो नहीं लेता, रेंट कंट्रोल में देता है। रेंट कंट्रोल का एक ऑफिस होते हैं, रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत उनको रेंट देते हैं। तो उनको अभी वहां से कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि 30 ईयर्स रह जाने के बाद ना हटाना मुश्किल है सर, लॉ भी परमिट नहीं करता है। तो ये सब अलग लॉ है, मैं उस लॉ में बात नहीं करूंगा। बस इतना आपको कहूंगा कि आजकल इसीलिए बोल दिया भाई, अगर किसी को रेंट पे देना है 11 मंथ्स के एग्रीमेंट में, एक इंडिफिनिट पीरियड के लिए कुछ नहीं होना चाहिए, डेफिनिट होना चाहिए। ये जो बोला है ना इंडेफिनिट ईयर्स, मतलब पता नहीं कब तक का रेंट चलेगा, चलो अभी तो रहो। पुराने जमाने में ऐसे ही चलता था। ये जो पुराना कोलकाता का मैं आपको दिखा ना इमेज, ठीक है, श्याम बाजार बेल्ट, या फिर ठीक है नॉर्थ कोलकाता का जो बेल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ओल्ड कोलकाता में ये सब एरिया में ना पहले ऐसे ही चलता था कि भाई कब मिलेगा पता नहीं, ठीक है, गली गली में लोग रहने के लिए घर, बहुत इतना बड़ा बड़ा घर है, लेकिन रहने के लिए लोग नहीं है। तो भाई कोई भी आके रह दिया तो अच्छा है। रिसेंटली मैं एक कॉन्सेप्ट देख रहा था सर, एक रिसर्च कर रहा था हल्का सा प्रॉपर्टी के ऊपर, दुनिया भर का सिचुएशन देख रहा था। तो हांगकांग में ऐसे बहुत भीड़ है, हांगकांग में बहुत भीड़ है। तो हांगकांग में रिसेंटली एक ये देखा गया स्टडी करके कि हांगकांग गवर्नमेंट बहुत सारा प्रॉपर्टी बनाने के लिए दे दिया, बेसिकली फ्लैट, जैसे हमारे कोलकाता में भी या बड़े बड़े शहरों में दिखता है। तो अभी रिसेंट स्टडी में पता चल रहा है कि हांगकांग में 65,000 फ्लैट मतलब सेल नहीं हो रहा है, कोई रहना नहीं चाहते हैं या फिर खरीद नहीं रहा है, मतलब जरूरत से ज्यादा फ्लैट बन गया है, और लास्ट 10 साल से हालत ऐसा हो गया, टू मच घर हो गया, रहने के लिए लोग या खरीदने के लिए परचेजर नहीं। तो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, दैट्स अ डिफरेंट, छोटो छोटो, लेकिन आपको बात समझ में आ गया सर? डेफिनिट होना चाहिए, मतलब सर्टेनिटी, भाई कितना दिन के लिए रेंट दे रहे हो, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड, द पीरियड ऑफ लीज इज नॉट मेंशन्ड। जब तक किसी कॉन्ट्रैक्ट में पीरियड नहीं बोला जाएगा रेंट का या लीज का, तब तक उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कभी काउंट नहीं किया जाएगा। इसलिए मीनिंग सर्टेन होना बहुत जरूरी। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, सेक्शन पॉइंट नंबर 5, possibility of performance of an agreement. The terms of agreement should be capable of performance. An agreement to do an act impossible in itself cannot be enforced. जो काम वास्तव में संभव नहीं है, बात को समझे, जो काम वास्तव में संभव नहीं है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाए, ठीक है, मतलब उस चीज का कॉन्ट्रैक्ट करो जो वास्तव में संभव है, दैट इज प्रैक्टिकलिटी। जिस चीज का प्रैक्टिकलिटी हो वैसा ही कॉन्ट्रैक्ट करे। मैंने सर माने ऐसा है कि कभी कभी ना ऐसा भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कोई कोई जो रियलिटी में संभव नहीं है, मतलब धोखाधड़ी का बात हो जाए सर, ठीक है, मतलब इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट जो रियल लाइफ में इंसानी ताकत है जो संभव नहीं है, ठीक है। किसी के अंदर अगर कोई भगवान या किसी देवता का किसी तरह का स्पेशल पावर, वो अलग बात है, बट नॉर्मली नहीं पॉसिबल। जैसे एग्जांपल दिया यहाँ पर, एग्रीज विद मी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, एग्रीज विद मी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, ये एग्री कर रहा है बी को, ठीक है, कि मैं मैजिक से, मैजिक दिखा के तुम्हारे सामने
ट्रेजर लाऊंगा, ट्रेजर, ट्रेजर माने वही सोना दाना, ठीक है, गोल्ड, जहरत, हीरा, डायमंड टाइप ऑफ। द एग्रीमेंट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड एज इट इज नॉट पॉसिबल टू बी परफॉर्म्ड। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना वास्तव में संभव नहीं है, ठीक है। सो मैजिक दिखा के आप लोगों को पता होगा, पीसी सरकार है ना, भारत का सबसे बड़ा मैजिशियन माना जाता है, ठीक है। नाम सुने हो सर पीसी सरकार का? कोई शायद नाम ही नहीं सुना, ऐसा लग रहा है। पृथुल चंद्र सरकार, अभी उनका बेटा दिखाता है जूनियर पीसी सरकार, वो भी एज हो चुका है। तो पीसी सरकार ऐसे ही एक फेमस मैजिशियन है, कभी उनके बारे में जान सकते हो, पढ़ सकते हो। आंखों के सामने से राजधानी को गायब कर दिया था, मतलब हावड़ा स्टेशन में लाखों लोगों के सामने राजधानी को गायब कर दिया था, पता है आप लोगों को? नहीं सर। अगर पता नहीं है तो पता करो, ऐसे लोगों को नहीं जाना तो क्या जाना, हाँ? ऐसे इंसान को नहीं जाना तो क्या जाना। प्राउड ऑफ इंडिया सर, ठीक है सर, प्राउड ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब भारत का गर्व है सर। अभी बहुत पुराना, मतलब इनका, तब अभी ये है नहीं सर, इनका जो जूनियर पीसी सरकार है, इनका बच्चा जो है वो बाद में क्या था, ठीक है। ये देखो 1913 का है, 71 में उनका डेथ हो चुका है। इंटरनेशनली एक्टिव मैजिशियन, 1950s 1916 इंद्रजाल बोल के इनका एक मैजिक शो चलता था, मैंने देखा इनका, इनका नहीं देखा, इनका जो बेटा है इनका मैजिक शो मैंने देखा सर, लाइव शो। इंटरनेट के जमाने में ना लोग ये सब चीज भूल रहा है, और आजकल ऐसे टैलेंट भी नहीं मिल रहा। इनका बेटी है मुमताज सरकार, मूवी करते हैं, सिनेमा करते हैं, इनको भी हल्का फुल्का आता है मैजिक दिखाना। तो जो भी हो, आप इनके बारे में इतना जान सकते हो कि सर ये बड़ा ही फेमस है। आप इनके बारे में जितना हो सके आप जानो, पहचानो इनको, ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा। इनके इनके लिए भारत सरकार ने पोस्टल स्टैंप निकाला है सर, इतना ही फेमस है ये, ठीक है, मतलब इतना ही पॉपुलर इंसान है। पोस्टल स्टैंप हर किसी के ऊपर नहीं बनता है, ठीक है। डाक टिकट किसी के नाम पे बना, मतलब वो ऑब्वियसली कुछ खास है तभी बना है। ओके ठीक है सर, ये सब समय ले लेता हूँ मैं, लेकिन क्या बोलूं सर, ये सब नहीं जाना तो क्या जाना, तो जो भी हो, मतलब वास्तव में ऑब्वियसली राजधानी था, राजधानी एक्सप्रेस हावड़ा स्टेशन में था एक्चुअल में, ठीक है। बट लोगों के सामने वो ऐसे मैजिशियन थे जो हिप्नोटाइज कर सकता था, मतलब हजारों लोगों को हावड़ा स्टेशन पे खड़ा करके हिप्नोटाइज कर दिया था, और राजधानी एक्सप्रेस 1 मिनट के लिए किसी को नहीं दिख रहा था, ऐसा जादूगर थे। साइंटिफिक है सर ये सब बातें, कोई कहानी नहीं बोल रहा हूँ। ओके, तो मैंने मेन मेन जो पॉइंट था, 5 पॉइंट जो सेक्शन 10 में नहीं लिखा है, इसका काफी सारा पॉइंट्स आपके साथ एज पर एग्जाम्पल भी डिस्कस किया, और मूवीज एग्जाम्पल आज बहुत सारा ले लिया, और काफी सारे एग्जाम्पल ऐसे लिया जो थोड़ा हटके हैं, वो किताबों से जुड़ा हुआ नहीं है, बट आई होप आपको समझने में सुविधा हुआ हो। यहाँ पर एक सर्कल बना दिया सर, एक सर्कल माने सर एक फ्लो चार्ट बना दिया, जहां पर आपको सारा पॉइंट जो सेक्शन 10 रिलेटेड है और जो सेक्शन 10 में नहीं बोला है, नॉट इन सेक्शन 10, दोनों पॉइंट को बोला है, ठीक है, नॉट इन सेक्शन 10 ऑल्सो। तो प्लीज एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। नोट्स अगर नहीं है प्लीज कलेक्ट फ्रॉम मी। अच्छा आगे देखो, लॉ के लिए बहुत ही जरूरी और इंपॉर्टेंट बात है जो सेक्शन 10 में बोला है कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बिना एग्रीमेंट नहीं बन सकता, ठीक है। तो एन एग्रीमेंट इज द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का सबसे पहला जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं उसे हम लोग एग्रीमेंट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनना है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो एग्रीमेंट होना जरूरी है। और एग्रीमेंट का इक्वेशंस आपको पता है सर, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, मतलब इफ देयर इज नो प्रॉपर ऑफर एंड इफ देयर इज नो प्रॉपर एक्सेप्टेंस। अच्छा प्रॉपर ऑफर कैसे होता है, आगे ये भी चर्चा होने वाला है। प्रॉपर एक्सेप्टेंस, ये भी चर्चा होने वाला है। माने वैलिड ऑफर और वैलिड एक्सेप्टेंस भी समझना पड़ेगा। ऐसा बात है क्या सर? हाँ सर ऐसा ही बात है, बातें तो बहुत है, समझना पड़ेगा। अच्छा चलो सर, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन ई, क्या सेक्शन याद रखें? यस सर, ठीक है, तभी तो बन पाओगे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, हाँ, लॉयर। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2 सबसेक्शन ई, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, मतलब एक प्रॉमिस हो या एक से ज्यादा प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, forming consideration for each other is an agreement, and according to section 2 subsection b, a proposal when accepted becomes a promise. An agreement is an outcome of offer and acceptance. That point to be noted, very important part.
ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और एन एग्रीमेंट किसको कहते हैं? सर एग्रीमेंट किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का पहला जरूरी बात होता है, वेरी फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2 सबसेक्शन ई ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बोला गया, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, मतलब एक प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस, मतलब एक से ज्यादा प्रॉमिस हुआ है तो उसको सेट बोल सकते हैं हम लोग, है ना। जैसे मानो कभी आप किसी बिजनेस के पास गए हैं, तो बिजनेस आपको कोई एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है, एक साथ 3-4 कॉम्बो करके बेच रहा है, ठीक है। कॉम्बो करके मैंने से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कैसा एग्जांपल लेने से अच्छा रहेगा, कोई भी एग्जांपल ऐसे हो सकता है, जैसे यहाँ पर आपको लैपटॉप नहीं कैमरा लेना है, तो ये एक सिंगल हो गया कि हाँ आपको कैमरा मिलेगा, ठीक है। लेकिन सेट ऑफ प्रॉमिस भी हो सकता है कि भाई कैमरा के साथ कैमरा का वारंटी मिलेगा। हाँ सर, सेट ऑफ प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस। तो सेट ऑफ प्रॉमिस के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आ सकता है कि इसके अंदर जो गारंटी है, वारंटी है, ठीक है, या फिर कैमरा का मेंटेनेंस का प्रॉमिस कर सकता है कि भाई 1 साल के लिए मेंटेनेंस फ्री करेंगे। तो यहाँ पर आपको सिर्फ कैमरा नहीं बेच रहा है, ठीक है, कैमरा का मेंटेनेंस भी 1 साल के लिए आपको दे रहा है कि अगर कोई भी जरूरत होगा तो आप वहां पर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। तो एक प्रॉमिस नहीं हो रहा है सर, सेट ऑफ प्रॉमिस हो रहा है। आजकल इसे चलता है ना सर, आप कभी किसी दुकान में जाते हो, से फॉर एग्जाम्पल कोई डिजिटल शोरूम में जा रहे हो, रिलायंस डिजिटल या समथिंग एनी काइंड ऑफ, तो आप एक कैमरा खरीदोगे, मोबाइल खरीदोगे, कोई भी इवन आप फ्रिज खरीदोगे, तो सबसे पहले आपके सामने एक डरावना चीज लेके आ जाएगा कि सर इंश्योरेंस करवा लो, मैंने वारंटी करवा लो, वारंटी के लिए इतना लगेगा। 1.5 लाख का अगर 60,000 का लैप कैमरा है, तो वारंटी के लिए बोलेगा सर 4 साल का वारंटी है, 4 इयर्स का वारंटी, इसके लिए 20,000 का पैकेज है सर। अगर आप 20,000 का वारंटी करा ले तो इसका ऑफर दे देते हैं सर हमको, अब आपको मैं 15,000 में हो जाएगा सर। यानी 60,000 का कैमरा है, इसके लिए 15,000 का वारंटी करने के लिए बोलेगा, ठीक है सर। मुझे तो ये सब बड़ा ही बेकार लगता है, ठीक है। एक तो 60,000 चिपका रहा है, साथ में और 15,000 चिपका रहा है वारंटी के नाम पे, डरा लेता है सर। ऐसा डराएगा ना आपके सामने कि आप आधे से ज्यादा लोग डर के मारे ही हाँ कर लो भाई, 15,000 20,000 का चीज 15 में मिल रहा है। फिर अगर आप बोलोगे ना 15,000 भी ज्यादा, फिर वो नीचे आ जाएगा, बोलेगा ठीक है सर 10,000 में करवा देते हैं, क्योंकि जितना भी इंश्योरेंस या वारंटी करेगा ना सब उनके एक्स्ट्रा ही है। कभी कभी 4 केस में एक केस उनका आएगा कि जिसमें उनको कुछ रिप्लेस करना पड़े, हर केस में थोड़ी रिप्लेसमेंट होता है, बट क्या है ना, ह्यूमन एक्टिविटी है, मतलब ह्यूमन नेचर है, डर जाते हैं। तो बेसिकली वो आपको 2-2 3-3 प्रॉमिस एक साथ बेचता है, कैमरा बेचता है, कैमरा का वारंटी बेचता है। हाँ सर, ऐसा होता है कि नहीं होता, क्या मैं अपने मन में ही बोल रहा हूँ? मैंने जो एग्जाम्पल आपके सामने रखा, क्या आप लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया कभी किसी शोरूम में जाके? आशा करता हूँ कि आप लोग जितने एक्सपीरियंस करते जाओगे ये सब एक्सपीरियंस करोगे सर, ठीक है। तो मैं बस इतना कहना चाहा कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस, ठीक है, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अच्छा, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर माने, सर फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर माने कि आपको प्रोडक्ट बेचा जाएगा और बदले में आपको पेमेंट करना। मतलब आपका कंसिडरेशन क्या है, अगर ये कैमरा आज आप फ्लिपकार्ट से लेके आते हो, तो फ्लिपकार्ट आपको कैमरा बेचेगा, आपको क्या देना है, 60,000 देना है। या सेट ऑफ प्रॉमिस में अगर आप मानो इसका वारंटी भी पेमेंट करना चाहते हो, 2 ईयर वारंटी, 1 ईयर स्टैंडर्ड, 1 ईयर एडिशनल, इसके बाद अगर आप वारंटी एक्सटेंड करोगे तो और 5,000 लगेगा, ऐसा कुछ समथिंग लाइक दैट। तो 60,000 के अंदर तो ऐसे तो वारंटी है, बट एक्स्ट्रा वारंटी के लिए आप जा सकते हो, 1 एडिशनल वारंटी फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज मेड बाय द कस्टमर, तो 2 ईयर वारंटी बता रहे हैं। तो मानो कि 60,000 टका आपको पे करना है, तो आपका ऑब्लिगेशन क्या है कि आपको 60,000 पे करना है। फ्लिपकार्ट का ऑब्लिगेशन क्या है कि आपको कैमरा बेचना है। तो बेसिकली एक दूसरे को प्रॉमिस चल रहा है, ठीक है, कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको 60,000 पे करूंगा, ठीक है, और फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो मेरा कंसिडरेशन क्या बना सर, मेरा कंसिडरेशन मेरा बना कैमरा, ठीक है, मेरा कंसिडरेशन बना वारंटी का सर्विस, कुछ भी खराब हो जाए तो मैं सर्विस सेंटर में जाके फ्री में सर्विस करवा लाऊं। ऐसे फ्री नहीं है, फ्री नहीं है, चार्जेबल है सर। वो चार्ज या तो आपको बता दो एक बात कि या तो इस प्रोडक्ट के दाम के अंदर इस वारंटी चार्जेस को इंक्लूड कर लिया है पहले से, जो आपको हमको नहीं पता, ठीक है, जो हमें दिखा नहीं रहा है सर, बट है इसके अंदर वारंटी चार्जेस। अगर वारंटी देना है ना, तो 2 साल का वारंटी, ये जो ऑब्लिगेशन ले रहा है ना, कौन ले रहा है,
फ्लिपकार्ट आपको ऑब्लिगेशन दे रहा है कि भाई अगर कुछ होगा तो 2 साल का वारंटी दे रहा हूं, तो आपको क्या लगता है ये फ्री में हो रहा? नहीं, इसका दाम लिया है। अगर ये 2 साल का वारंटी ना होता तो शायद इसका दाम 52,000 होता, कॉस्टिंग कम हो जाता। सर ये सब चीज समझने वाला बात है, ठीक है, अकाउंटेंसी में करोगे, ठीक है। मैं भी लॉ में बताते जाऊंगा सर, जैसे जैसे आता जाएंगे ना कि वारंटी, इसके बाद एक चैप्टर रहेगा वारंटी गारंटी में, एक बात होगा सर, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स में बात होगा। चलो ठीक है, तो मैं बस इतना कहना चाहा कि an agreement is the first essential elements of a valid contract according to section 2 subsection E of the Indian Contract Act 1872. Every promise and every set of promises, ऐसे ही एग्जाम में लिखना पड़ता है सर, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। जैसे मेरा कंसिडरेशन कैमरा एंड वारंटी सर्विस था, दुकानदार का मतलब फ्लिपकार्ट का कंसिडरेशन, मेरा पैसा जो है मैं उनको पे करूंगा 60,000 वारंटी के लिए, अगर कुछ पे कर रहे हैं तो वारंटी का पेमेंट is an agreement, and according to section 2 subsection B, a proposal when accepted becomes a promise. अगर proposal, जैसे अगर फ्लिपकार्ट ने मेरे को ऑफर किया, मैं एक्सेप्ट कर लिया, तो प्रॉमिस बन जाएगा। an agreement is an outcome of offer and acceptance। और एग्रीमेंट क्या है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का आउटकम। तो फ्लिपकार्ट मेरे को ऑफर कर रहा है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो फिर हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा। इसलिए a proposal when accepted becomes a promise, an agreement is an outcome of offer and acceptance। तो फिर एग्रीमेंट क्या है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का आउटकम। प्रपोजल जब एक्सेप्टेड होता है, प्रॉमिस हो जाता है, याद रखिएगा। एंड एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये हो गया सेक्शन 2E एंड ये हो गया सेक्शन 2B। और फ्री कॉन्सेंट क्या है सर? सर फ्री कॉन्सेंट मतलब मारामारी नहीं करना है, किसी को धमकाना नहीं है, किसी को इमोशनल अत्याचार नहीं करना है। तेरा इमोशनल अत्याचार बोल के गाना सुना आपने, बॉलीवुड में बड़ा, हाँ, तेरा इमोशनल अत्याचार सुना है? जो भी हो, मुझे याद आ गया थोड़ा, ऐसा गाना मैंने कभी सुना था, थोड़ा पुराना है, 2010 वगैरह का होगा। फ्री कंसेंट, two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense। consensus addendum कहते हैं इसको, consensus addendum, same thing same sense। मैं बताता हूँ आगे, consensus addendum से ये कौन सा लैंग्वेज है? It's a Latin phrase, it's a Latin phrase। सर लातिन क्या होता है? सर रोमन भी बोल सकते हो आप इसको, इटली में बोला जाता है ऐसा भाषा, आजकल भी बोलते हैं कि नहीं पता नहीं, बट मोस्ट प्रोबेबली पुराने लातिन है सर। तो फिर ये सब भाषा इंग्लिश में कहा क्या कर रहा है सर? इंग्लिश भी ना अपने लातिन से बेसिकली इंस्पायर्ड है। जैसे इंडियन लैंग्वेज इज इंस्पायर्ड फ्रॉम संस्कृत, वैसा ही यूरोपियन लैंग्वेज इज मैक्सिमम इज इंस्पायर्ड फ्रॉम रोमन और लातिन। बेसिकली रोम का भाषा को लातिन कहा जाता है। जैसे भारत की भाषा जो है दिल्ली संस्कृत है, तमिलियन थोड़ा चिल्ला देते हैं, नहीं हम तमिल संस्कृत सब पुराने हैं, जो भी हो, और विद ऑल रेस्पेक्ट टू तमिल लैंग्वेज, सिस्टर लैंग्वेज है। तो बेसिकली इंडियन लैंग्वेज संस्कृत से इंस्पायर है, और नॉट जस्ट इंडियन लैंग्वेज, इंडिया, आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, अफगानिस्तान, ये पूरा एकदम संस्कृत, इंडो आर्यन लैंग्वेज कहते हैं। वैसा ही यूरोपियन लैंग्वेज लातिन से आया है सर, लातिन से, ठीक है। तो जो भी हो, इसीलिए इंग्लिश में आपको कई बार लैटिन फ्रेज देखने को मिलेगा, घबराने का नहीं, अच्छा लगेगा, थोड़ा चाप करता है किसी किसी को, बट क्या करे सर, लॉ में है तो करना तो पड़ेगा। अगेन फ्री कॉन्सेंट क्या हो गया फिर? सर दोनों इंसान जब किसी चीज में एग्री होता है तो सेम थिंग इन सेम सेंस होना चाहिए। दिस कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज एन आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स। दो मन एक हो जाए। सर कैसे? ये कोई प्यार मोहब्बत थोड़ी चल रही कि दो मन एक हो जाए, हाँ, आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स। बेसिकली मन एक नहीं होना है, मतलब सेम चीज में सोचना है। इन अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स कंसेंसस एडिडम, फर्दर सच ए कंसेंट मस्ट बी फ्री। Consent would be considered as free consent if it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentations or mistake। सर मतलब समझाओ सर, समझाते हैं, एग्जांपल देते हैं। माने बात ऐसा है कि आप किसी को जबरदस्ती कोई डील पे, किसी डील पे लिए मना, मतलब हाँ नहीं करवा सकते, किसी को धोखा करके कोई चीज बेच नहीं सकते। अगर प्रूफ हो गया तो जो धोखा कर रहा है उनको सजा मिलेगा, सिंपल बात है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। A who owns 2 cars is selling red car to B and B thinks he is purchasing the black car। A के पास 2 गाड़ी है सर, एक लाल गाड़ी एक काला गाड़ी।
माने एक रेड कार एक ब्लैक कार, ठीक है, एक लाल गाड़ी एक काला गाड़ी। तो ए सोच रहा है कि मैं अपना रेड कार बी को बेचूंगा, और बी सोच रहा है कि मैं तो काला गाड़ी परचेस करूंगा, मतलब ब्लैक कार हमें चाहिए। सो बेसिकली जब ऐसा मतभेद क्रिएट हो रहा है, बेसिकली मतभेद नहीं, रॉन्ग परसेप्शन क्रिएट हो रहा है, माने ए सोच रहा है जो, बी उल्टा सोच रहा है, ठीक है। बी सोच रहे मुझे तो काला गाड़ी चाहिए, और ए बोल रहे हमको तो लाल गाड़ी बेचना है। तो बेसिकली देयर इज नो कॉन्सेंसस एडिडम, इसमें कोई कॉन्सेंसस एडिडम नहीं हो रहा है सर। सर कॉन्सेंसस एडिडम माने सेम थिंग इन सेम सेंस। जब भी दो पार्टी मिलते हैं किसी चीज में डील करते हैं, तो सेम थिंग इन सेम सेंस होना जरूरी है। अगर सेम थिंग सेम सेंस में एग्री नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं हो सकता, या तो वॉइड हो जाएगा या तो वॉइडेबल हो जाएगा। ज्यादातर केस में वॉइडेबल हो सकता है, ठीक है। मैं बताता हूँ वॉइडेबल क्या होता है। तो टू डिटरमाइन, तो ये क्या बोला सर, जब तक दो मन किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर सेम सेंस क्रिएट नहीं कर सकता, तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। टू डिटरमाइन consensus addendum, the language of the contract should be clearly drafted. Thus, if A says B, will you buy my red car? कैसे बोलना चाहिए, लैंग्वेज कैसा होना चाहिए? If A says B, will you buy my red car? क्या तुम मेरा लाल गाड़ी खरीदना चाहते हो? And B says yes to it. B क्या बोलेगा? हाँ. If there is said to be a consensus addendum, that is, meaning is taken in same sense by both the parties. मतलब दोनों पार्टी को सेम सेंस में बात समझ में आया कि भाई ए ने जो बोला बी ने वो समझा, ए ने जो बोला बी ने वो समझा। ऐसा नहीं ए ने बोला कुछ बी ने समझा कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेम थिंग इन सेम सेंस होना चाहिए। अच्छा, इस पे और एक बात है सर, किसी को जबरदस्ती हाँ नहीं करवा सकते कि भाई तुमको लाल गाड़ी लेना है तो लेना ही पड़ेगा, लो नहीं तो टपका देंगे, लो नहीं तो उड़ा देंगे, ऐसा नहीं बोल सकते। ये थ्रेटन टू शुड बी इफ बी डज नॉट लेंड हिम 2000 and B agreed to it. Here the agreement is entered into under coercion and hence not a valid contract. एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आजकल तो ऐसे थोड़ा कम ही हो गया है, बट अभी भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, ठीक है। पाड़ा दादा समझते हो सर, पाड़ा का दादा क्या होता है? जैसे अपने कोलकाता में थोड़ा ना एक कल्चर है सर, चांदा कलेक्ट करने का, ठीक है। चांदा समझते हो? हाँ, डोनेशन देना पड़ता है। सर डोनेशन क्या होता है, जबरदस्ती होता है कि प्यार से होता है, अपने मर्जी से होता है? हेलो, प्लीज मुझे जवाब दीजिएगा। सर डोनेशन क्या होता है, प्यार से होता है कि जबरदस्ती होता है? प्यार से। प्यार से होता है। लेकिन जैसे हमारे यहाँ पर सर, मेरा बंगाल है सर, ये बंगाल मेरा भी है उतना ही जितना आप लोगों का, जो लोग बंगाल से बिलोंग करते हैं। जिन जो बंगाल से बिलोंग नहीं करते उनका भी, ये भी भारत सबका है किसी का अपना नहीं है, छोड़ो। तो कहना ये चाहते हैं सर, जैसे बंगाल में एक कल्चर बन गया है कि दुर्गा पूजा करना है, कोई भी पूजा करना है, सरस्वती पूजा करना है, काली पूजा करना है, चांदा कलेक्ट करना है, ठीक है करो। चांदा कलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम नॉट अगेंस्ट चांदा, मैं भी बचपन में पूजा किया, अभी भी करता हूँ। लेकिन एक होता है ना कि डोनेशन प्यार से कलेक्ट होता है, कि भाई पूजा होगा, सबको आके अपना अपना कंट्रीब्यूशन देके जाए, ठीक है, भक्ति के ऊपर होता है सर। लेकिन आजकल कैसे हो गया, ए दुर्गा पूजा होगा, ठीक है, चांदा पूछे दे रहे, 500 टाका 1000 टाका स्लिप काट के चला जाएगा, नहीं देगा तो ऐसा आपको थ्रेट देगा कि दादा देखे ना वो चांदा नहीं लेना, समथिंग लाइक दैट। मतलब अगर ऐसा एटीट्यूड कोई कर रहा है ना, तो ये अच्छा बात नहीं है, लॉ इसको इजाजत नहीं देता है, चाहे कोई भी मैटर हो, ठीक है। ये नॉर्मली पार्टी का चमचागिरी जो लोग करते हैं ना, ऐसा काम ज्यादातर लोग करते हैं, ठीक है। लोकल पॉलिटिकल पार्टी में थोड़ा इन्फ्लुएंस है, हाँ देखे ना वो करो ना वो टाइप का कुछ एटीट्यूड करते हैं। आजकल कम हो गया है, आजकल कम हो गया, आजकल पब्लिक भी कॉन्शियस हो रहा है। ये डर, ये सब डर नहीं भी होना चाहिए, किसी को इतना सर पे नहीं उठाना चाहिए, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, किसी को इतना सर पे नहीं उठाना चाहिए कि डॉनगिरी दादागिरी करे। ये पब्लिक को समझना चाहिए। आप किसी को इतना अहमियत ना दो, ऑटोमेटिकली सब अपना ठीक हो जाएगा। और ठीक ठाक लीडर अगर आपके स्टेट में हो, ठीक है, तो एकदम सब ठंडा कर दे, ठीक है, गुंडागर्दी ठंडा कर दे, सही लीडर होना चाहिए।
ठीक है, जिस देश का लीडर सही हो आप इतना समझ लो कि आपका किस्मत बदल गया। जिस देश में लीडर सही नहीं है आप समझ लो कि आपका किस्मत थोड़ा थोड़ा क्यों काफी खराब हो सकता है। तो ये पब्लिक पे डिपेंड करता है कि वो कैसा स्टेट बनाना चाहता है। आगे सुनो सर बात सर बड़े वेरी बेसिक बात है सर। ये थ्रेटन टू बी टू शूट ये सब चलता है यूपी वगैरह में, अभी भी कहीं कहीं है, बट जोगी जी आने के बाद से यूपी में काफी अच्छा हो गया है सर। कोई किसी को धमका नहीं सकता, डरा नहीं सकता, ठीक है, ये सब काफी बंद हो गया है। यूपी में काफी प्रॉब्लम था ये सब चीजों में, अभी भी है, क्योंकि 70-80 साल का जो डॉन बना है उसको 5-10 साल में कैसे भगाए, बट काफी ठंडा कर रहा है। A threatened to shoot B if he does not lend him 2000 and B agreed to it. Here the agreement is entered into under coercion and is not a valid contract. तो ये coercion है, ये coercion है। coercion माने डराना धमकाना। बिहार बिहार में भी बहुत चलता है आजकल, तो बंगाल भी कोई पीछे नहीं है, ठीक है, डराना धमकाना, ठीक है। सो पॉलिटिकल प्रेशर, जो भी हो आप समझ रहे हो, ठीक है सर। ये सब बात होता है, फ्री कॉन्सेंट बना मैंने कोई दबाव से नहीं सर, सब कुछ एकदम फ्रीली होना चाहिए, बंदूक के नोक के नीचे, तलवार के नोक के नीचे, हाँ, किसी के फैमिली के ऊपर किसी भी तरह का धमका ना देके आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट में बाध्य नहीं कर सकते सर। अगर कर लिया तो सर जिसके साथ खराब होगा, मतलब मानो दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, तो जैसे मानो कि ए थ्रेटेंड टू शूट बी, ठीक है, ए बी को शूट करने का बोल रहे कि भाई तुमको शूट कर देंगे, मतलब एकदम शूट आउट एट लोखंड वाला, जैसे मूवी देखा नहीं, शूट आउट एट लोखंड वाला, है ना, शूट आउट एट वाडेला, बहुत सारा मूवी बना है शूट आउट। अरे ए बी को शूट करने का ये कर रहा है, डरा रहा है उसको, तो बी की तरफ से, बी कौन है बोलो तो यहाँ पर एग्रीव्ड पार्टी, क्या है ये, एग्रीव्ड पार्टी, मैंने जिसके साथ बेसिकली खराब हो रहा है, जिसको डरा के कॉन्ट्रैक्ट में बाध्य किया जा रहा है, वो एग्रीव्ड पार्टी है। उनके एंगल से कॉन्ट्रैक्ट कभी भी कैंसिल हो सकता है। तो ये बेसिकली वैलिड तो नहीं है, बट इसको वॉइडेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वॉइडेबल। वॉइडेबल माने एग्रीड पार्टी के पास पावर है, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। जो डरा रहा है, अरे ये तो चाहते ही है कि वो 2000 ले उनसे, बट बी नहीं चाहता, तो ये बी को डरा के धमका के उसको बोल रहे कि भाई तुमको 2000 मुझे देना पड़ेगा। लेकिन एग्रीड माने जिसके साथ खराब हो रहा है, जिसको डरा जा रहा है, जिसको धमकाया जा रहा है, जिसको बंदूक के नोक के नीचे जिनको मनाया जा रहा है, उनके एंगल से कैंसिल करने का पावर होता है, ठीक है। तो जब तक ये पावर एग्रीड पार्टी के पास रहता है, ये सिचुएशंस को वॉइडेबल कहा जाता है, यानी फ्यूचर में ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड से वॉइड भी हो सकता है। और मतलब वैलिड तो ये है ही नहीं, ठीक है, बिकॉज ये क्वेश्चन में है। अगर मानो कि क्वेश्चन प्रूव करना पड़ता है, कई बार क्वेश्चन प्रूफ करना पड़ता है कोर्ट में जाके कि भाई नहीं मेरे को प्रेशर किया गया है, ठीक है, नॉर्मली समझा नहीं जाता, प्रेशर किया गया, कैसे प्रेशर, वो कोर्ट में प्रूफ होता है कि कैसे प्रेशर। इमोशनल प्रेशर भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बंदूक के नीचे ही प्रेशर होता है। इमोशनल प्रेशर समझते हो, अगर इमोशनल प्रेशर समझना चाहते हो तो एक मूवी आपको मैं जरूर रिकमेंड करूंगा, जो रिसेंट मूवी है, बड़ा अच्छा मूवी है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, हर किसी को देखना भी चाहिए, ठीक है। मूवी का नाम है, बंगाली मूवी है, नहीं हिंदी मूवी है, बट बंगाली कॉन्सेप्ट में बना हुआ है, मिसेस मुखर्जी वर्सेस नॉर्वे, मिसेस चैटर्जी, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। किसी ने देखा आप लोगों में से, हाँ सर, ये मूवी किसी ने देखा है रिसेंटली? नो सर। नहीं, नहीं देखा ना, जरूर देखना सर। रानी मुखर्जी का एक्टिंग नो डाउट, और एक बंगाली एक्टर को लिया गया है सर, ठीक है, जो अनिर्बान भट्टाचार्य इज अ वेरी फेमस टॉलीवुड एक्टर, मतलब बंगाल एक्टर, ठीक है। बट सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है ना इस मूवी में, बेसिकली नॉर्वे के ऊपर कहानी, यूरोपियन नेशंस के ऊपर, कि किस तरह से फॉरेन में जाके हमारे इंडियन बच्चे को उनके माँ बाप से अलग कर दिया जाता है, छोटा बच्चा, दूध पीता बच्चा को उनसे अलग किया जाता है, और किस तरह से, ये बहुत ही, मूवी देखो तो समझ में आएगा, ठीक है। और उसके बाद बच्चा को बेचा गया है, बेसिकली ऐसा बहुत बच्चे को बेच दिया जाता है, कई बार अपने माँ बाप भी बेचते हैं, ठीक है। तो कैसे ये एक माँ के साथ, बेसिकली ये जो मिस चैटर्जी है, मिसेस चैटर्जी बेसिकली एक मदर है, इनके साथ बेसिकली नॉर्वे गवर्नमेंट के साथ इनका लड़ाई है, ठीक है। तो बहुत बहुत ज्यादा, एक माँ के साथ एक सरकार का लड़ाई, ट्रू इवेंट पे बना है, ट्रू इवेंट पे बना है, देखोगे तो समझ में आएगा। और ये जिसके ऊपर ये कहानी है, ठीक है, वो भी एक दमदम में रहने वाले एक लेडी के ऊपर है, मतलब ये ट्रू कहानी है। मतलब मिसेस चैटर्जी जो है वो एक्चुअल में मिसेस मुखर्जी है, और मिसेस मुखर्जी हमारे कोलकाता में दमदम एरिया से बिलोंग करता है, तो रियल लाइफ कहानी।
अगेन लॉ के ऊपर बेस्ड है, फुल्ली लॉ बेस्ड मूवी देखना सर। मतलब कैसे अंडू इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि अंडू इन्फ्लुएंस तभी हो सकता है इसमें, ऐसा नहीं कि इनके ऊपर कोई बंदूक का नोक के नीचे या डर, मतलब इनको कोई इस तरह का नहीं कि उनको मारने का धमकी दिया जा रहा था, ऐसा नहीं है। बिकॉज ये एक माँ है और इनका जो हस्बैंड है बेसिकली, ठीक है, हस्बैंड और उनके फैमिली एंड हस्बैंड हिज फैमिली, ये बेसिकली अंडू इन्फ्लुएंस कर रहा था, ठीक है। तो मूवी देखोगे तो समझ में आएगा। अंडू इन्फ्लुएंस कोई क्लोज को ही कर सकता है, जो बहुत नजदीक है वही करता है, समझ रहे हो सर? हाँ, ये सब आपको मैं मूवी से बता रहा हूँ, बट ये सब रियल लाइफ में भी बहुत कुछ देखने को मिलता है, ये सब रियलाइजेशन का मैटर है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि भाई कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कोर्शन से तो किसी को तुम बना नहीं सकते, अगर मनाओगे तो भी वो वॉइडेबल सिचुएशंस में रहेगा। अनडू इन्फ्लुएंस क्लोज रिलेशंस में हो सकता है, ठीक है, क्लोज रिलेशंस में कोई किसी को इमोशनली अत्याचार कर सकता है, बहुत होता है सर, ठीक है, चाहे इंडियन सोसाइटी हो फॉरेन सोसाइटी हो। मूवी देखना सर, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, रिसेंट मूवी है, काफी अच्छा नॉलेज देगा कि अनडू इन्फ्लुएंस कैसे हो सकता है। फ्रॉड, फ्रॉड तो जानती हूँ सर, मिस रिप्रेजेंटेशन, मतलब गोल्ड बोल के गोल्ड प्लेटेड बेच देना, ठीक है, गोल्ड प्लेटेड अलग होता है, गोल्ड अलग होता है। इंडियन डायमंड जो होते हैं, अमेरिकन डायमंड को इंडियन डायमंड बोल के बेच देना, ठीक है। अमेरिकन डायमंड एक बेसिकली क्या बोले सर, वो ओरिजिनल डायमंड नहीं है, वो बेसिकली फैक्ट्री में पहना जाता है, और जो रियल डायमंड होता है वो फैक्ट्री में नहीं, वो मिट्टी से मिलता है, उसको पॉलिश करके डायमंड होते हैं। तो मिस रिप्रेजेंटेशन करके कोई किसी को कोई चीज बेचना, या मिस्टेक भी हो सकता है, बाय मिस्टेक, ये सब आगे आगे एक एक चर्चा का विषय है सर। कोर्शन क्या है, अंडू इन्फ्लुएंस क्या है, फ्रॉड क्या है, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है, मिस्टेक क्या है, और ये सभी केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्सेप्ट हो जाता है। और वॉइडेबल किसके एंगल से, एग्रीड पार्टी, मतलब जिसके साथ धोखा हो रहा है उनके एंगल से, जिसके साथ धोखा हो रहा है उनके एंगल से वॉइडेबल, वैलिड तो नहीं है। और वॉइडेबल क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट टू प्रूफ होता है और उनके एंगल से कैंसिल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर डर का मैटर है, धमकाने का मैटर है, फ्री कॉन्सेंट नहीं है, सिंपल बात है। और कॉन्ट्रैक्ट फ्री कॉन्सेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है सर। मैं आशा करता हूं कि समझ में आ रहा है। कैपेसिटी, पार्टी का कैपेसिटी होना चाहिए, कैपेसिटी माने सिंपल बात सर, मेजोरिटी एज का होना चाहिए, 18+ का होना चाहिए, ठीक है, 18+ एज का होना चाहिए, तभी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। साउंड माइंड का होना चाहिए, ठीक है, साउंड माइंड माने कोई पागल नहीं है, कोई नशाड़ी नहीं है, कोई गंजाड़ी नहीं है, गंजाड़ी समझते हो रे बाबा? हाँ, अरे भाई ड्रागिस्ट टाइप का, ठीक है, गांजा लेता है, चरस लेता है, मतलब लेने से प्रॉब्लम नहीं है, बट मुश्किल है कि लेने के बाद जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उनका क्या हालत है। क्या कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे वो पियक्कड़ हालत में था, क्या कॉन्ट्रैक्ट के टाइम में वो नॉर्मल हालत में था? तो ये सब कैसे प्रूव होगा, नार्कोटिक टेस्ट करके सब पता चल जाता है, ठीक है, कि कब लेता है, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब क्या हालत हुआ था, तो एवरीथिंग कैन बी प्रूव्ड सर, ठीक है। सो कैपेसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो इज द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ विच इज सब्जेक्ट, मैंने जिस लॉ का वो सब्जेक्ट है उसमें मेजर होना चाहिए, जैसे इंडिया में 18+। साउंड माइंड, पागल नहीं होना चाहिए, माताल नशाड़ी गंजाड़ी नहीं होना चाहिए, है ना, माताल बंगाली में बोलते हैं, ठीक है, जो लोग पियक्कड़ होते हैं उनको हम लोग बंगाली में बोलते हैं माताल, ठीक है, मद्दो ऐसे भी बोलते हैं। इज नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ इन विच इज सब्जेक्ट, मतलब लॉ में किसी भी जगह में इनको किसी भी तरह से कॉन्ट्रैक्ट करने से मना नहीं किया गया हो। से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसॉल्वेंट पर्सन होता है, इंसॉल्वेंट समझते हो, बैंकरप्टेड पर्सन, दिवालिया व्यक्ति, दिवालिया माने जो अपना लोन या कर्ज चुकाने में नाकाम रहा है और कोर्ट उनको डिक्लेयर किया है कि भाई ये एक इंसॉल्वेंट बंदा है, तो कोर्ट कई बार डिक्लेरेशन देते हैं, जब भी किसी को इंसॉल्वेंट घोषित किया जाता है तो कोर्ट डिक्लेयर करते हैं कि भाई समथिंग पर्सन, दैट पर्सन, दोज पर्सन, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, सब जो भी हो, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता किसी के साथ, ठीक है, और किसी को भी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से कोर्ट या लॉ मना करता है, ठीक है। तो अगर, या फिर एनिमी कंट्री में रहने वाला कोई, ठीक है, एनिमी कंट्री के किसी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते अगर देश आपको परमिशन नहीं देता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, जैसे यहाँ पर लिखा है सर, ये देखो पॉइंट सी में, पॉइंट ए में बता दिया, पॉइंट बी में मैंने बता दिया, पॉइंट बी में आपको कुछ और पॉइंट दिखेगा, ल्यूनेटिक,
माने पागल, इडियट माने दिमागी हालत नॉर्मल नहीं है, इडियट बोका, बोका समझते हो माने उतना समझदार नहीं है, ठीक है, ना समझ लो, ड्रंकन पर्सन और अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सम इंटॉक्सिकेंट इज नॉट सपोज्ड टू बी अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड. Requires that a person entering into a contract should not be disqualified by his status. जैसे कि एलियन एनिमी, फॉरेन सोवेनियर्स, फॉरेन सोवेरिन्स, कन्विक्ट्स, माने किसी फॉरेन सोवेरिन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब कोई फॉरेन से कोई आया है मिनिस्ट्री से, आप उनको बोल रहे हो कि भाई इंडिया में हम आपको जैसे बंटी बबली मूवी में दिखाया था, कोई फॉरेनर को ताजमहल बेच रहा था, एक इसके ऊपर बंगाली मूवी भी बना हुआ था जिसमें विक्टोरिया बेच रहा था, हिंदी में बंटी और बबली पे रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन का बड़ा ही अच्छा मूवी है, उसमें भी दिखाया था. ये भी रियल कहानी के ऊपर है, ये बंटी बबली वाला केस, ठीक है. कोई एक था, मैं उसका नाम भूल गया, वो किसी फॉरेनर को ताजमहल सेल कर रहा था, ठीक है. दैट इज नॉट पॉसिबल, आप पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं सेल कर सकते, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो जाएगा. किसी एनिमी कंट्री के किसी के साथ, पाकिस्तान के किसी के साथ कोई डील नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया को पता है कि भारत के साथ पाकिस्तान का क्या प्रॉब्लम है, ठीक है. चाइना के साथ भी जब उन लोगों का कोल्ड वॉर चलता रहता है बॉर्डर इश्यूज वगैरह में, तो सोच समझ के काम लेना चाहिए. आई होप यू अंडरस्टैंड सर. हाँ, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय पर्सन नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट वैलिड. जो कॉम्पिटेंट नहीं है, जो एलिजिबल नहीं है, जो योग्य नहीं है, उनको आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं ले सकते. पॉइंट 4 कंसिडरेशन के बारे में बोलता है. इट इज रेफर्ड टू एज क्विड प्रो क्वो. क्विड प्रो क्वो माने समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ होना चाहिए. कॉन्ट्रैक्ट कभी भी फ्री में नहीं होना है, बदले में कुछ होगा. एग्रीज टू सेल हिज बुक्स टू बी फॉर 100, तो बी इज प्रॉमिस टू पे 100 इज कंसिडरेशन फॉर हिज प्रॉमिस टू सेल बुक्स. में मैंने बहुत बार बोला आपको कि ऑलवेज देयर मस्ट बी ए कंसिडरेशन, माने बिना बदले में कुछ नहीं होता. हाँ, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शनल सिचुएशंस जो आपको मैं आगे बताऊंगा कि जब बिना कंसिडरेशन का भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाता है, बट दैट्स अ डिफरेंट पार्ट. आगे आएंगे सर, फर्दर चैप्टर में बात करेंगे कि बिना कंसिडरेशन का कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड होता है. बट नॉर्मली नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. क्विड प्रो क्वो याद रखिए सर, क्विड प्रो क्वो सब लैटिन फ्रेज है. मैंने बोला क्यों लैटिन फ्रेज इंग्लिश में यूज होता है. लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए. मैंने कंसिडरेशन होना चाहिए मतलब किसी को ड्रग्स के बदले कोई चीज नहीं बेच सकते, किसी को इलीगल चीज के बदले कोई चीज नहीं बेच सकते. एग्रीज टू सेल हिज हाउस टू बी अगेंस्ट 100 kg ऑफ कोकेन एंड सच एग्रीमेंट इज इलीगल एज द कंसिडरेशन इज अनलॉफुल. जिस चीज का कंसिडरेशन ही अनलॉफुल है उस चीज में हम कभी भी धंधा नहीं कर सकते या बिजनेस नहीं कर सकते, है ना. बिकॉज कोकेन बेचना बना है, अफीम बेचना बना है, ठीक है सर. क्लियर हो रहा है ना बात. And point number 6, Yes. not expressly declared to be void. The agreement entered into must not be which the law declares be either illegal or void. मतलब अगर कोई पर्टिकुलर लॉ पहले से ही गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करके रखा भाई ये कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है या वॉइड है, तो आप उस पर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. An illegal agreement is an agreement expressly or impliedly prohibited by law. A void agreement is one without any legal effects. A void agreement is one without any legal effects. मतलब जो एग्रीमेंट void है पहले से ही वो void है, ठीक है. जैसे थ्रेट टू कमिट मर्डर और मेकिंग पब्लिशिंग डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स और एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट व्हिच आर अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी आर इलीगल इन नेचर. मैंने किसी के बारे में कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट देना, ठीक है, किसी के बारे में कोई गलत बोलना, ठीक है, या फिर थ्रेट टू कमिट मर्डर, ये सब लॉ में पहले से ही बोला है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है. तो सिमिलरली एनी एग्रीमेंट इज रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी को बिजनेस करने से रोकना, किसी को शादी करने से रोकना, किसी को शादी से नहीं रोक सकते आप, ठीक है सर. अगर वो बालिग है तो बालिग माने अगर लड़का है तो 18 प्लस 21 और लड़की है तो उनका भी 21 हो गया. अभी लड़का लड़की दोनों का मैरिज एज अभी 21 है. पहले लड़की लोगों के लिए 18 था, लड़का के लिए 21 था. अभी लड़का लड़की दोनों 21 का है मैरिज एज. उससे पहले माँ बाप रोक सकता है, उससे पहले माँ बाप रोक सकता है, लेकिन 21 के बाद मैरिज में भी आप नहीं रोक सकते. हाँ, समझा जरूर सकते हैं, समझा जरूर सकते हैं, समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर दो बालिग माने एडल्ट, दो एडल्ट पर्सन को मैरिज से नहीं रोका जा सकता. बिजनेस करने से किसी को नहीं रोक सकते आप, अगर वो लीगल बिजनेस कर रहा है तो. कोई लीगल प्रोसीडिंग्स भी किसी को मतलब किसी को कोर्ट में जाने से नहीं रोक सकते आप.
मैंने कोई कोड जाना चाहता है, आप उनको उनका बेसिक राइट आप उनसे छीन नहीं सकते कि भाई कोड में मत जानना। नहीं सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये सब वॉइड एग्रीमेंट है, मतलब पहले से ही वॉइड है। मतलब किसी को शादी से रोकना वॉइड है, किसी को बिजनेस करने से रोकना वॉइड है, किसी को कोर्ट में जाने से रोकना वॉइड है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से ही वॉइड है, तो एग्रीमेंट ही वॉइड है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। ठीक है, मतलब उसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट करो जो वॉइड नहीं, जो एग्रीमेंट वॉइड नहीं है उसका एग्रीमेंट बिल्कुल कर सकते हो, और उसको इन्फोर्सिएबल बाय लॉ भी बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए रहेगा सर। नेक्स्ट दिन आपको अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपके साथ कहानी लेके आऊंगा। ठीक है, कि कैसे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। 3 तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एक वैलिडिटी के बेसिस में, एक फॉर्मेशन के बेसिस में, एक परफॉर्मेंस के बेसिस में। चर्चा बहुत जोर का रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग और ज्यादा एंजॉय करोगे। मैं आशा करता हूँ कि आज का क्लास भी समझ में आया और आप लोगों ने बड़ा अच्छे से समझ पाया। क्या सर मैं इतना आशा कर सकता हूँ? हाँ, आशा है मोरे चाशा। ओके यस सर, सर। ठीक है यस सर। सर। ठीक है, ठीक है सर, तो फिर आज जितना ही है सर। गुड नाइट। थैंक यू सर। ओके सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। ओके सर, गुड नाइट। सर রাখছি স্যার। थैंक यू सर, थैंक यू। স্যার রাখলাম। ओके सर, टाटा। यस साहिल, बाय।